जय हिंद साथियों, मैं सुनील प्रजापति एग्जामपुर की तरफ से लेकर आया हूं आपके लिए रेलवे के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है परसेंटेज। हम लोग परसेंटेज के ढेर सारे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आपके सामने आए हुए हैं उनका सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो आपके पास टाइप वाइज होने वाले हैं, आपको एक एक स्टेप समझाए जाएंगे, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो मतलब प्रीवियस ईयर का टोटल कंक्लूजन जो है वो आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो आज का टॉपिक है परसेंटेज, जिसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे, अच्छे से संभल के करिएगा। पहला क्वेश्चन है, क्लास 10th में छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। 96% छात्र पासिंग थे, मतलब पास कितने थे 96%। और असफल कितने थे मेरे प्यारे बच्चे? असफल थे बेटा आपके पास 50। कहता कितने छात्र उपस्थित हुए। तो अब आप एक बात बताइएगा, अगर आप 96% को पास कह रहे हैं, अगर आप 96% को पास कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि आपके 4% जो थे वो फेल थे। 4% वो आपके क्या है बेटा? फेल है। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? 100 में से 96 घटा दीजिए। और असफल यहाँ कितने दिए गए हैं? 50। तो इसका मतलब है 1% बराबर किसके होगा? 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, बचेगा बेटा 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब 12.5। और हमें चाहिए टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? 100%। तो 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा आ जाएगा 1250। तो दैट मीन्स है कि इसका डी ऑप्शन एकदम सही होगा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। कहता है किसी परीक्षा में एक चरण में 54 अंक प्राप्त किए गए जो कुल अंकों का 72% है। तो परीक्षा में कितने अंक थे? अब बहुत आराम से समझिएगा भाई, मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आपने अंक प्राप्त किए वो 72% है। वेरी नाइस, बिल्कुल है 72%। ठीक है, लेकिन जो यहां पे आप अंक प्राप्त कर रहे हो वो है बेटा आपका 54%। यानी 72 बराबर 54% के, 54 के। तो 1% बराबर कितना होगा? वो होगा 54/72। हालांकि हमने बेटा क्या किया, 18 से काट दिया तो 18 यहीं 54, 18 चौको 72। यानी 1 बराबर जो आ गया वो 3/4 के आ गया। तो अब मुझे क्या वैल्यू निकालनी है? 100%। तो 100% मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा? तो बेटा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100। तुरंत हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे? 4 एकम 4, और 4 से इसको काट देंगे 25 बार में, तो 25 यही कितना हो जाएगा? 75। बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन होने वाले, क्वेश्चन नंबर ए। और आपके सभी क्वेश्चंस आपके रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं सभी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। हमारा मेन क्राइटेरिया है ताकि आप इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकें। हमारा मेन क्राइटेरिया यही है कि आपकी इस पूरी क्लास में आपको हर वो क्वेश्चन देखने को मिल जाए जो कि आपने एग्जामिनेशन हॉल में किया हो। चलिए बेटा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि हो गई जिससे उसका वेतन 110 हो गया। देखिए बेटा, अभी क्या था कि आपके पास जो वेतन था, मान लीजिए 30% बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि वो वेतन 100 प्लस 30 यानी 130 हो गया। बढ़ने का मतलब बढ़ाना पड़ेगा ना, और घटने का मतलब घटाना पड़ता है, तो 130 हो गया, जो कि बराबर होगा 910 के। तो 1% मेरे प्यारे बच्चे बराबर होगा 7 के। तो 100% बराबर किसके हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 700 के। कितना हो जाएगा? 700 के। तो रिजल्ट विद कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन। बात को समझ पा रहे हैं? एक बात याद रखनी है, बढ़ाए तो बढ़ाइएगा, घटाए तो घटाइएगा, और ना कुछ कहे, जितना परसेंट बोल रहा है उतना ही लेना। जैसे शुरुआत के दोनों क्वेश्चनों में हमने क्या किया, जो परसेंटेज था वो ज्यों का त्यों लिया। ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा सीमा की वार्षिक आय 15 लाख रुपए, हर महीने वह 30,000 रुपए की ईएमआई देती है। कहता है उसकी मासिक वेतन का कितना प्रतिशत ईएमआई में जाता है। तो भाई देखो, सीधी सी बात है, प्रतिशत प्रतिशत परसेंटेज निकालने का एक सिंपल तरीका होता है। तरीका क्या होता है? आपको करना क्या होता है? आपको करना होता है बेटा डाटा, डाटा अपॉन डाटा। डाटा का मतलब क्या होता है? जिस चीज का परसेंटेज है। जैसे इस सवाल में चाहिए ईएमआई का परसेंटेज, तो ये डाटा आपका ईएमआई हो जाएगा। ठीक है ना। अपॉन टोटल, अपॉन टोटल, और मल्टीप्लाई बाय 100, अपॉन मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा भैया जी देखो इस सवाल को लगाते हैं। भाई डाटा कितना है हमारा? ईएमआई कितनी है? ईएमआई है 30,000 यानी 30,000। अच्छा टोटल डाटा कितना है मेरे प्यारे बच्चे? 15 लाख। कितना है बेटा? 15 लाख। तो ये हमने लग दिया 15 लाख। ठीक है।
और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया 100। लेकिन 2 सेकंड रुकेंगे, 2 सेकंड रुकेंगे, एक प्रॉब्लम हो गई क्या, हमारी ईएमआई जो है वो मंथली है और जो हमारा इनकम है वो ईयरली है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथ में। तो बेटा हमें पता है एक साल में कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 से क्या कर देंगे बेटा बच्चे, डिवाइड कर देंगे। बात को समझ पाए? तो 12 से हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड हमने गलत जगह लिख दिया। देखो बेटा 12 से नीचे डिवाइड करेंगे तो ये 12 कहाँ पहुंच जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, 12 आपका पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है, काट देते हैं यहाँ पे भाई, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे। अच्छा हमने 50 से काट दिया, ओके, ये यहाँ पे 50 से काट दिया, ये गया 2 बार में, ठीक है, और 50 से काट दिया गया 3 बार में। 3 से 3 क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। कितना हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये रहा 12 और ये रहा 2, तो 12 दूनी कितना हो गया बेटा 24, यानी ए ऑप्शन एकदम सही हो गया। केवल काटना पीटना था, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं। बात करते बेटा आपके अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, कहते हैं यदि किसी संख्या में 28% का मान 20 के बराबर है तो 49% का मान क्या होगा। बहुत सिंपल है, मैंने आपसे कहा 28% जो है वो आपका बराबर है 20 के, है ना, तो हम कहेंगे 1% किसके बराबर है, 1% होगा 20/28। इसी को अगर हम 4 से काट देते हैं तो ये होगा 4/7, सॉरी 5/7। कितना हो जाएगा, 5/7। अब हमें क्या चाहिए, हमें 49 चाहिए, तो 49% किसके बराबर होगा, 5/7 इंटू 49। बेटा 7 एकम 7, 7 से काट दिया 7 बार में, तो 7 पंचे कितना हो गया 35। रिजल्ट कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन। रिजल्ट कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो आपको ये छोटी छोटी बातें समझनी है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चंस को ही बेटा क्या करता है, मॉडिफाई करके आपको देता है। अब उन्हीं चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे बात करते हैं आपके इस सवाल की तरफ। यदि 75 का 20% 225 माइनस 420 का x% है तो x का मान बताइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, ये देखिए 75 है, का मतलब होता है गुणा, 20% मतलब 20/100, बात आराम से समझिएगा, इक्वल, ये हो गया 225 माइनस 420। ओके मेरे प्यारे बच्चे, का मतलब गुणा और x% मतलब x/100। बहुत आराम से और इत्मीनान से छोटी छोटी बात एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ, बात को समझिएगा। अब इसको करते हैं सॉल्व। भाई मैंने 20 से काट दिया, 20 से कम 20, ये गया कितनी बार में, 5 बार में, ठीक है ना बेटा। 5 से इसको काट दिया गया 15 बार में। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा। यहाँ से 0 से 0 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। ये 225 जब इस तरफ चला जाएगा वो माइनस का होगा, और माइनस के 225 में 15 चला जाएगा तो माइनस का 110 आएगा। माइनस का कितना आएगा बेटा, 110 आएगा। बात को समझ पा रहे हैं, माइनस का कितना आएगा, 110 आएगा, जो कि बराबर होगा माइनस के 42, ओके, और x/100 के, माइनस के 42 और x/100 के। बात को समझ पा रहे हैं, कोई इशू ही नहीं होगा बेटा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, सॉरी ये 00 लग गया, 10 यानी कि 10 के, ठीक है, ओके। अब इसको बेटा इस पैटर्न को आप क्या करेंगे, आप इस तरफ लेकर आएंगे। जब हम इस तरफ लेकर आएंगे तो हमें x का मान चाहिए, तो x का मान आ जाएगा 11। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 110 था इंटू 10 और बटे में कितना हो जाएगा 42। इसको हम काट देंगे, जितना हम काट सकते हैं उसको हम काटेंगे। जैसे ही हम इसको काटेंगे हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। सबसे पहले बेटा मैंने 2 से काटा तो ये 21 बार में गया, और जब मैंने यहाँ 2 से काट दिया तो ये 5 5 0 आ गया, ठीक है ना। 2 से इसको काट देंगे मेरे प्यार, 21 से इसको काटेंगे तो 21 दूनी 42, 21 दूनी कितना हो जाएगा 42, 21 दूनी हो जाएगा 42। भैया जी बचेगा कितना मेरे पास 13। देखो भैया अगर हम 550 को अगर हम 21 से डिवाइड करेंगे तो 21 दूनी कितना हो गया 42, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे आया 3 और 1, ऊपर से उतारेंगे 0। अब 21 से इसको भाग देंगे, जब 21 से इसको भाग देंगे तो ये जाएगा 6 बार में, तो कितना हो जाएगा 112, तो कितना आ जाएगा 4। तो रिजल्ट आना चाहिए आपका 26 से ही 4/21, 26 सही 4/21। अप्रोक्सीमेशन भी आंसर मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं कुछ या तो टाइपिंग एरर हो गई या तो हम लोगों ने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। एक बार चेक करते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक। भाई 20% मतलब 1/5, 5 से इसको काट देंगे तो चलिए बेटा 15 बार में गया, कोई इशू नहीं है। 225 है, 225 से इधर लेकर आएंगे, हाँ ये छोटी सी फॉल्ट हो गई। छोटी सी फॉल्ट क्या हो गई, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे कितना होगा 2 बेटा, तभी है ना, तब वही थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं, पूरा बहुत सिंपल है। बट देखिए छोटी छोटी सी मिस्टेक्स जब गुणा भाग में आप करेंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो भाई मैंने क्या किया, 21 से इसको काट दिया गया 2 बार में, है ना, 2 से इसको काट दिया गया 5 बार में। तो देखो x की वैल्यू डायरेक्ट बेटा 10 पंचे कितना हो गई 50 हो गई। देखो मेरे प्यारे बच्चे, तो ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। छोटी छोटी गुणा भाग इस पर फोकस करना होगा क्योंकि सवाल बहुत छोटे छोटे होते हैं। आगे है कहते 2400
कि 12% में क्या जोड़े कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। तो मैंने कहा ये रहा मेरा 2400। का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, 12% का मतलब हो गया 12/100। इसमें क्या जोड़े, मैं मान के चलता हूं मैं इसमें n जोड़ूंगा। जब मैं n जोड़ूंगा तो वो रिजल्ट आ जाना चाहिए 5400, ठीक है ना, 5400 का 18%, यानी कि 18 बटे में कितना बेटा 100। अब हम इसे करेंगे सॉल्व, बस हमें गुणा भाग करनी है और हमें हमारा आंसर निकालना है, ठीक है। बस गुणा भाग थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। 12 दूनी कितना हो गया, 12 चौको 48 का कितना हो गया 8, और 12 दूनी 24, और 24 और 4 कितना हो गया 28 प्लस n, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे, बराबर 18 से इसमें गुणा करेंगे। 18 चौको कितना हो गया 72 का, 2 हासिल 7, 18 पंचे कितना हो गया 90 और 7 97। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। n का मान निकालना है, घटा दीजिए। जैसे घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4। कोई ऐसा ऑप्शन है जिसका अंतिम अंक 4 हो, ये लो बेटा। बाकी अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हैं पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ये 16 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 8 मेरे प्यारे बच्चे, 7। यहाँ पे कितना बच जाने वाला है 8 में से 2 गया कितना आ गया 6, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 684। बात को समझ पा रहे हैं? बहुत सिंपल और छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। अब आप इनको कितने बेहतरीन ढंग से करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन ये आया आपके सामने, ऐसा देखिए। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन है, कहता है 5 और a का 5% प्लस ये कह रहा है b का 4%। ये जो बराबर है ये है मेरे प्यारे बच्चे 2/3 ब्रैकेट बनाया इन्होंने। a का 6% प्लस इन्होंने b का 8% ले रखा। ये एक इक्वेशन दे रखी है। जब कभी ऐसी इक्वेशन आपको दे और आपके हर एक पद में 100% लगा हो, यानी परसेंटेज लगा हो, तो आप उस परसेंटेज को इग्नोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इग्नोर? अगर हम परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा और 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो फिलहाल तो मैं अब क्या कहने वाला हूं, मैं इस 3 का मल्टीप्लाई इस तरफ करूंगा तो ये आ जाएगा 15a प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो आएगा 12b बराबर 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो आएगा 12a, 2 का मल्टीप्लाई और अंदर करेंगे तो आएगा 16b। अब a वाले टर्म को एक तरफ कर लो, b वाले टर्म को एक तरफ कर लो। 12 को इस तरफ लेकर आएंगे तो 15 में से 12 जाएगा तो 3a बेटा, 12b को उस तरफ लेके जाएंगे तो 16 में से 12 जाएगा तो 4b। तो हम कह सकते हैं कि a और b का जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं बेटा क्या होगा 4:3 होगा। देख लेते बेटा क्या हमें निकालना है, a और b का रेशियो निकालना है, यानी बी ऑप्शन यानी कि 4:3। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपके हर एक क्वेश्चन आपके आरआरबी यानी रेलवे में पूछे हुए प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका देखिए अगला प्रश्न क्या होने वाला है, इसमें देखिए एक चार्ट भी इनबिल्ड किया गया है। इसमें क्या इनबिल्ड किया गया, चार्ट भी इनबिल्ड किया गया। कैसे करते हैं इनको, निम्नलिखित तालिका में परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों का परिणाम दर्शाया गया है। मतलब ये जो परिणाम है ये पास होने वाले स्टूडेंट और फेल होने वाले स्टूडेंट है। मतलब पास होने वाले 150 हैं, फेल होने वाले 100 हैं। इसका मतलब टोटल स्टूडेंट 250 हैं। टोटल स्टूडेंट कितने बेटा 250 हैं। आगे बोले, कहता है उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकालिए। तो मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था आपको, मैंने बताया था डाटा अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे बेटा पास होने वाले हमारी डाटा है मतलब 150, टोटल हमारा कितना है बेटा 250, और परसेंटेज के लिए कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों 100। भैया जी 50 से काट देंगे 3 बार में जाएगा, 50 से काट देंगे 5 बार में जाएगा, 5 से इसको काट देंगे 20 बार में, तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा बेटा 60%। दैट इज योर आंसर, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाने वाला है। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं हर वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपके पेपर में आया हुआ है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक विद्यार्थी, अब ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सा हॉस पॉस करके दिया, मतलब घुमा फिरा के दिया हुआ है, जिसमें हमारे परेशान होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो लेकिन सवाल को देखते हैं। कहता है एक विद्यार्थी को टर्म 1 में 80 आउट ऑफ 80 मतलब 80 में 80 अंक प्राप्त हुए, और टर्म 2 में बेटा 75 टू 90 मतलब 90 में 75 अंक प्राप्त हुए। कहते हैं यदि दोनों टर्म के लिए दिए गए भारांक का मतलब एक तरीके से बेटा कह सकते हैं रिक्वायर्ड मार्क्स, मतलब जो मार्क्स हमें नीड है, ठीक है, यानी कह सकते हो पासिंग मार्क्स, पास होने के लिए जो नीड है 40% और 60% है। कह रहा है तो उसके अंतिम प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात करें। उसके अंतिम प्राप्तांकों का प्रतिशत आपको निकालना है। चलो भैया जी। अच्छा एक और चीज, जब आप हमसे पूछ रहे हो कि आपका जो फाइनली जो आपके मार्क्स आए हैं उनका रिजल्ट चाहिए, तो उसमें हमें मिनिमम वाले यानी पासिंग मार्क्स वालों की रिक्वायरमेंट होगी क्या? नहीं होगी। जब हमें टोटल ही चाहिए तो हमें बेटा रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो हम कह सकते हैं आपके द्वारा जो टोटल मार्क्स गेन किए गए हैं, पहले किए गया है 80 और दोबारा किया गया है 85,
ओके ना मेरे प्यारे बच्चों, यानी आपके द्वारा जो टोटल मार्क्स आपको मिले हैं 155 मिले हैं, 155 मिले हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें चाहिए मेरे प्यारे बच्चों टोटल मार्क्स। पहला वाला 80 नंबर का पेपर था और दूसरा वाला 90 नंबर का पेपर था, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि टोटल जो प्राप्तांक, जो टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे 170। तो मैं कह सकता हूं 155 डिवाइडेड बाय, क्योंकि डाटा हमें चूंकि परसेंटेज का चाहिए था तो बेटा 155 हो गया। अब टोटल कितना होगा 170 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे 100, 0 से 0 काट दीजिए तो ये आ जाएगा 1550 बटे में 17, 17 से इसको काट देंगे, ये 17 से कितनी बार में जाएगा, 17 से जाएगा 9 बार में, क्योंकि 17 नौइयां कितना होता है 153, यानी 9 बार में। ऐसा कोई ऑप्शन है जो 9 से स्टार्ट है? 2 ऑप्शन है, और आगे लेके चलते हैं। जब 153 हो जाएगा तो बचेगा 2, तो 17 कम 17, वैसे तो पॉइंट में जाएगा तो लगभग 91% के आसपास आंसर आएगा, लेकिन चूंकि हमसे बोल रहा है, कह रहा है कि निकटतम पूर्णांक, मतलब 91 के पास जो सबसे निकटतम हो उसी को आंसर बताइए। तो 91 के पास सबसे निकटतम कितना है बेटा 90। ध्यान दीजिएगा 91 से 90 के बीच में 1 का डिफरेंस है, जबकि 91 से लेकर 95 के बीच में 4 का डिफरेंस है। तो नियर अबाउट कौन है 90, इसीलिए आंसर क्या आ गया 90 डिग्री। आगे बताइए, आगे बेटा इस क्वेश्चन पे ये कह रहा है 2 छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, उसमें एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। कहता है उसके अंक जो है ना, उनके कुल अंकों के योग का 80% है। थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास 2 स्टूडेंट थे, एक था स्टूडेंट ए और एक था स्टूडेंट बी। जो स्टूडेंट ए है वो स्टूडेंट बी से 15 अंक ज्यादा लेकर आता है, 15 अंक ज्यादा लेकर आता है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे, 15 अंक ज्यादा लेकर आता है। ओके बेटा, चलिए जी और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इन्होंने कहा, कहता उसके अंकों के योग का 80% है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं टोटल मार्क्स, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं टोटल मार्क्स 100% लेट कर दूं, 100% लेट कर दूं, तो इसका मतलब है कि जो ए को मिला है वो 80% होगा। तो आप ही बताओ, अगर इसको 80% मिला है तो बी को कितना मिलना चाहिए 20%, कितना मिलना चाहिए 20% मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है, अब इन्होंने कहा है कि आपको क्या करना है, उनमें प्रत्येक के द्वारा प्राप्त किए गए अंक बताइए, मतलब हमें 80% और 20% का आंसर चाहिए। तो बेटा हमने यहाँ चेक किया कितना ज्यादा है, हमने कहा 60% ज्यादा है। क्वेश्चन में कितना ज्यादा मेरे प्यारे बच्चे 15 ज्यादा है। इसका मतलब है 1% की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1/4, 1/4, यानी पहले वाले का आंसर निकालना है तो 80% निकालना होगा। 80% निकालने का मतलब हो गया बेटा 1/4 इंटू 80, यानी कि पहला जो रिजल्ट आएगा 20 आएगा, है ना। और बेटा 20% निकालेंगे तो, जब 20% निकालेंगे तो आएगा 1/4 इंटू 20, तो जो दूसरा रिजल्ट आएगा वो आएगा बेटा 5। तो हम कह सकते हैं 20 और 5, यानी कि पहला ऑप्शन एकदम सही हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, बस आप उनको लगाना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक चाहिए, वो 120 अंक प्राप्त करता है। ओके चलिए बेटा, मैं आपको ये बताऊं, हम आपको ये क्वेश्चन बताएं उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा। एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, वो क्या है बेटा जी। एक बात हमेशा याद रखना, जब फेल पास वाले क्वेश्चन आएंगे तो 3 चीजें जो है ना वो आपको परेशान करेंगी। सबसे पहला मेरे प्यारे बच्चे वो होगा पासिंग मार्क्स, वो होगा पासिंग मार्क्स, सबसे ज्यादा परेशान करेगा पासिंग मार्क्स, ठीक है, यानी कि न्यूनतम उत्तीर्णांक। बात समझ में आई कि नहीं। और उसके बाद एक होगा टोटल, एक होगा टोटल मार्क्स, एक होगा टोटल मार्क, ठीक है ना बेटा। और उसके बाद एक और नंबर होगा ऑब्टेन मार्क। ऑब्टेन मार्क्स क्या होते हैं समझना, ऑब्टेन मार्क्स का मतलब प्राप्तांक, जो आपने प्राप्त किए। अच्छा, उनकी 2 स्थितियां, या तो आप पासिंग मार्क्स से कम प्राप्त करोगे, ठीक है, और या तो पासिंग मार्क्स से ज्यादा प्राप्त करोगे, ठीक है। जब कम प्राप्त करोगे तो आप फेल कहलाओगे, और अब बेटा ज्यादा प्राप्त करोगे तो आप पास कहलाओगे। आप क्या कहलाओगे, पास कहलाओगे। बात को समझ पाए। अब हमें यही मार्क्स देकर या तो बेटा क्या करता है, या तो पासिंग मार्क्स पूछता है या तो टोटल मार्क्स पूछता है। तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगर हमें बेटा ये फेल होने वाले मार्क्स दिए गए हैं तो पासिंग मार्क्स पर पहुंचने के लिए इस कमी को पूरा करना पड़ता है, यानी कि जोड़ेंगे। और अगर हम बेटा पासिंग मार्क्स से ज्यादा लेकर आ रहे हैं तो पासिंग मार्क्स पर पहुंचने के लिए बेटा हम घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को सवाल में फॉलो करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को सवाल में फॉलो करते हैं। सवाल नंबर 12 देखते हैं कैसे लगेगा ये। जैसे ही हम क्वेश्चन पर आए तो इन्होंने कहा, कहता है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए
टोनी को न्यूनतम मार्क्स 40%, मतलब इन्होंने P फॉर 40% दिया है, P फॉर 40% दिया है। बात को समझ रहे हैं ना, मैंने भी बताया था। आगे कहता है उसने क्या किया, 120 अंक प्राप्त हुए। भैया जी उसके ऑब्टेन मार्क्स 120 है, ऑब्टेन मार्क्स 120 है, ठीक है, मतलब 120 लेकर आया। वेरी नाइस। कहता 30 अंकों से फेल हो गया। 30 अंकों से फेल होने का मतलब है कि वो 30 अंक कम लाया, मतलब वो 30 और ले आता तो पास हो जाता। अगर इसको देखा जाए तो ये पासिंग मार्क्स है, जो कि बेटा किसके इक्वल होंगे, इसके इक्वल होंगे। तो रिजल्ट क्लियर हो जाए, 40% इज इक्वल टू 150, ठीक है। 1% इज इक्वल टू कितना होगा, 15/4, 15/4। 2 मिनट के लिए अपने आप को यहाँ रोकेंगे और आगे बढ़ा। जैसे आगे बढ़ा, इन्होंने बोला कह रहा पूर्णांक बताओ। पूर्णांक तो टोटल कितना होता है, 100% होता है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15/4 मल्टीप्लाई बाय 100, इससे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 25 का मल्टीप्लाई अगर 15 में करता हूँ, 25 का मल्टीप्लाई अगर 15 में करता हूँ तो बेटा लास्ट में 0 आने की संभावना तो है ही नहीं, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो 15 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 75 का 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा बेटा 375। कितना हो जाएगा 375। बहुत सिंपल है। अब इसी पैटर्न पे हम आगे भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ये भी फेल पास से रिलेटेड है। मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं एक साथ ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। मैंने आपसे बोला कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। ओके बेटा, मतलब 40% आपका पासिंग मार्क्स है। वेरी नाइस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने 70 अंक मिले, आपको 70 अंक मिल गए, ठीक है, और आप अनुत्तीर्ण हुए, मतलब 70 अंक में अगर आप 20 अंक ले आते और एक्स्ट्रा तो आप पास हो जाते। इसका मतलब ये है कि 40% जो है वो कहीं ना कहीं 90% के इक्वल होगा, मतलब 1% जो है वो कहीं ना कहीं 9/4 होगा। कितना होगा बेटा, 9/4 होगा। और आगे बढ़े, कहता है पूर्णांक बताइए। पूर्णांक मतलब 100%, तो 100% बताइए। तो 100% कैसे निकालेंगे, 9/4 मल्टीप्लाई बाय 100, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। 25 9 होता है 225, कितना होता है 225, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात को समझ पा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इन प्रश्नों में। बात करता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब अगर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए तो आपको 46% में आपको 10 अंक जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि आप फेल हो रहे हो, तब आप पास हो पाओगे, है ना। लेकिन सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि वह 52% अंक लेकर आता है और 8 अंक ज्यादा लाता है। और अगर 8 अंक ये ज्यादा हटा दिए जाए, मतलब 8 अंक ज्यादा ना लाता तो केवल पास होता, तो इसको माइनस कर दिया, मतलब ये भी पासिंग मार्क्स और ये भी पासिंग मार्क्स, दोनों ही पासिंग मार्क्स हो गए। बात को समझिएगा, दोनों ही पासिंग मार्क्स हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई मैंने आपसे बोला अब यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, 46 और इसका, तो ये 4% आ गया। कितना, नहीं 4% नहीं आएगा, घटाते इनको, 52 उसमें 46 में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 6%। तो 6% बराबर कहीं ना कहीं 18 के हो जाएगा। कैसे, ये 10 को उधर लेके जाओ तो -18 हो गया, 52 को इस तरफ लेकर जाओ, जो घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कोई इशू नहीं आता, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1% जो है वो कहीं ना कहीं 3 के बराबर है, 1% कहीं ना कहीं 3 के बराबर है। चलिए बेटा, अगर टोटल पूर्णांक पूछा है तो हम 100% निकाल लेंगे, लेकिन वेट अ मिनट, चेक करते हैं। इन्होंने कहा आवश्यक न्यूनतम अंक, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि पासिंग मार्क्स बताओ। अच्छा पासिंग मार्क्स बेटा, ये भी पासिंग मार्क्स हैं और ये भी पासिंग मार्क्स हैं, तो अगर हमें यहां से पासिंग मार्क्स चाहिए तो 46 निकाल के 10 ऐड करना पड़ेगा, और यहां से पासिंग मार्क्स चाहिए तो 52% निकाल के 8 हटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 46 निकाल लिया। 46% निकालेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 12 और 1 कितना, 13, 138 आया, लेकिन इसमें 10 और जोड़ना पड़ेंगे तब आप पास हो पाओगे। तो कितना हो जाएगा 148, कितना हो जाएगा 148, यानी ए ऑप्शन। बात क्लियर है। अगर आप ट्राई करो तो 52% निकाल के 8 घटाएंगे तब भी बेटा आपका आंसर यही आने वाला है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं, एक ऐसा ही क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, कहता है राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करते हुए और वह 20 अंकों को, भैया फिर से, अगर मुझे पासिंग मार्क्स का टारगेट चाहिए तो मैं कहूंगा 40% अंक लाए आप और फेल हो गए 20 अंक से, मतलब वो 20 अंक लाओगे तब पास हो पाओगे। बात को समझ पाए। फिर आ गया है, आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और वो प्राप्तांक उत्तीर्ण अंकों के आवश्यक अंकों से 30 ज्यादा था। अब यहाँ 30 ज्यादा लेकर आया, मतलब
अगर इस 45% में केवल पासिंग मार्क्स से पहुंचना चाहते हैं तो जो ज्यादा अंक लेकर आया उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जिससे फेल हुआ था वो जोड़ दिया, जो ज्यादा लेकर आया वो घटा दिया, दोनों ही पासिंग मार्क्स में कन्वर्ट हो गए। चलिए जी बेटा, बाकी सवाल बाद में पढ़ेंगे, पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे समझ में आया 5% इज इक्वल टू 50, 5% इज इक्वल टू 50, तो 1% बराबर कितने के हो जाएगा? 10 के। मैं अपने आप को स्टॉप करूंगा। इन्होंने बोला उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए, तो भैया मैंने बोला उत्तीर्ण होने के लिए पासिंग मार्क्स मतलब 40% प्लस 20 निकाल लो तो भी वही आंसर आना है, 45% माइनस 30 निकालो तभी वही आंसर आना है, तो पहले से निकाल लेते हैं। तो हमने कहा एक को अगर हम 10 बोलेंगे तो 40% को क्या बोलेंगे? 40% को बोलेंगे हम 400, 40% को हम क्या बोलेंगे? 400। बात को ओहो, वेट अ मिनट, यहां हमें टोटल मार्क्स निकालने होते तो बेटा इस 400 में 20 को जोड़ देते तो रिजल्ट कितना आ जाता? 420। कोई आपत्ति नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे आंसर सब परसेंटेज में, तो हम थोड़ा सा पॉज मारेंगे। भाई मुझे पता है कि 1% का मतलब 10 है, 1% का मतलब 10 है, 1% का मतलब 10 है, और पासिंग मार्क्स में 40% तो हमको क्लियर है भैया। ये 20%, 20 ये जो है ना 20 अंक ये पता चल जाए परसेंटेज में कितना है तो गेम ओवर हो जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं कि 10 को आप 1 बोलोगे तो 2% को आप क्या बोलने वाले हो? 20 बोलने वाले हो। 2% को आप क्या बोलने वाले हो? 20। मतलब ये आपका 2% के इक्विवेलेंट है। मतलब 40% ये हो गया, 2% ये हो गया, तो 40 और 2 कितना हो गया बेटा मेरे प्यारे बच्चे? 42%। बात को समझ पाए? और अगर आप ये शॉर्टकट नहीं यूज करना चाहते हो तो आप ये कह सकते हो कि भाई 1 बराबर बेटा 10 के हो गया तो 100% बराबर कितने के हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा? 1000। मतलब 420 में पास होता है, टोटल प्राप्तांक आप पूरा पूर्णांक बेटा 1000 का है, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे बेटा? 100, डबल जीरो से डबल जीरो, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, रिजल्ट विल भी कितना हो जाएगा? 42%। बात को समझ पा रहे हैं? बहुत ही सिंपल फैक्ट है, बहुत सिंपल तरीके से आपको लगाना है, समझना है और करना है। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ये रहा। कहता है कि स्कूल में लड़कों की संख्या, आप मेरी बात को समझिए, मेरी बात को समझिएगा, मैं आपसे क्या बताऊं, जो आपका नेक्स्ट व्यू है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको एक तरीके से लगाइएगा। और वो क्या है मेरे प्यारे बच्चे? आप जब एक कोई डाटा, कोई भी एक आंकड़ा, उसको 2 पार्टों में, 3 पार्टों में या 4 पार्टों में बांट दिया जाता है, तो वो 2 से ज्यादा पार्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। सपोज पहला पार्ट ए है, दूसरा पार्ट बी है, तीसरा पार्ट सी है, ये मान लीजिए ये पार्ट इस रेशियो में है, ठीक है ना बेटा। और पहले वाले पार्ट में हमने x% का चेंज किया है, दूसरे पार्ट में y% का चेंज किया है, और तीसरे पार्ट में z% का चेंज किया है। तो अगर हम चाहते हैं कि तीनों पार्टों में मिलाकर टोटल कितना चेंजमेंट आया है, तो उसके लिए एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है जिसे बोलते हैं औसत निकालना, इससे बोलते हैं एवरेज निकालना। टोटल चेंजमेंट को एवरेज बोलते हैं। तो टोटल चेंजमेंट कैसे निकाला जाता है, गौर से समझिएगा। इसके लिए पहले इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है ना बेटा, और अपॉन में कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। ये आपको निकालना है, ये आप करना है। इससे क्या होगा, सवाल आपका बहुत कम समय में हो जाएगा, और आप जो ढेर सारी परेशानियों का सामना करते हो ना, मानना पड़ता है आपको, बहुत कुछ करना पड़ता है, तो ये सब नहीं करना पड़ेगा। कैसे मेरे प्यारे बच्चों? देखते हैं यहाँ पर है। तो मैंने कहा है कि स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात, देखो बेटा इन्होंने बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो दिया है वो 3:2 दिया है, 3:2 दिया है। बात को समझ पा रहे हैं? 3 क्या दिया हुआ? 2 दिया है। कहता है लड़कों में 20%, तो यहाँ पर जो है ना वो 20% का चेंजमेंट आया है, 20% जो है ना वो छात्रवृत्ति मिल रही है, और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे लड़कियों को मिल रही है 25% की छात्रवृत्ति। हमसे कहा जा रहा है कितने प्रतिशत ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो एक काम करते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं कि टोटल कितने परसेंट को मिली, ठीक है ना, और बेटा जिनको नहीं मिली उसको 100 से माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा। अब देखिएगा कैसे, कितने आराम से होगा, किसी तरीके से ना परसेंटेज निकालने का झंझट होगा ना कुछ भी करना होगा, आपको डायरेक्ट आंसर निकाला है। कैसे? 3 का मल्टीप्लाई 20 में किया 60, 2 का मल्टीप्लाई 25 में किया 50, ये हो गया बेटा, है ना, बाय 3 और 2 कितना हो गया? 5। ऊपर से हम देखेंगे 110 आएगा, डिवाइडेड बाय 5 आएगा, रिजल्ट आएगा 22% लोगों को छात्रवृत्ति मिली। 22% लोगों को अगर छात्रवृत्ति मिली है तो कितने को नहीं मिली है? तो 100 माइनस 22, 100 माइनस 22 करेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? 78%। कैसे? आप तुरंत 100 माइनस 22 करेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 78%। बात को समझ पा रहे हैं? बात को समझ पा रहे हैं? अब आप ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन लगेगा, ढेर सारे क्वेश्चन लगेंगे। आइए जरा देखते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है,
एक क्वेश्चन ये भी है, देखिएगा कितने मजेदार ढंग से लगे। मैंने जानबूझ के इन क्वेश्चनों को एक साथ रखा है ताकि आपको इसका क्राइटेरिया क्लियर हो जाए कि सवाल कैसे लगता है। देखिए सवाल कहता है कि स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 5:6 है। कितना है बेटा? 5:6 है। 5:6 है। कहता है 20% लड़के, अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कहता है बॉयज 20% और जो गर्ल्स है ना उसमें 25%। और मुझे लगता है सवाल बदल गया, हाँ ये था, ओके। तो यहाँ पे जो बॉयज हैं वो 20%, ठीक है, और जो गर्ल्स हैं वो 25%। इनको स्कॉलरशिप मिली है। हमें फिर से बताना है स्कॉलरशिप किसको नहीं मिली, स्कॉलरशिप किसको नहीं मिली। फिर से बात बोलता हूँ, हमें बताना है स्कॉलरशिप किसको नहीं मिली। तो देखिए बेटा मैं क्या करूंगा, 20 का गुणा 5 में करूंगा तो 100 आएगा, 25 का गुणा 6 में करूंगा 150 आएगा, और प्लस कर दूंगा डिवाइडेड बाय 11 कर दूंगा। तो जो मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि 250/11 को छात्रवृत्ति मिली, 250/11 को छात्रवृत्ति मिली। मुझे चाहिए जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली, तो मैं क्या करूंगा, मैं 100 माइनस 25/0/11। तो बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1100 में से 200 गए तो ये हो गया 900, यानी 850। 850/11% को स्कॉलरशिप नहीं मिली, यानी कि बी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन। हाँ आप चाहे तो ये काम और भी कर सकते थे कि 20% को मिली तो 80% को नहीं मिली, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 80 कर सकते थे। लेकिन मैंने कहा यार 80 का मल्टीप्लाई करना 20 के मल्टीप्लाई से थोड़ा सा मुश्किल है, इस वजह से मैंने 20 से ही लेकर कर लिया। बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है एक निवेशक अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज दर पर, 1/4 भाग 10% वार्षिक ब्याज दर पर, बाकी का 8% पर निवेश करता है। ध्यान दीजिएगा, एक निवेशक के पास कोई पैसा है, उस पैसे का आधा भाग वो निवेश करता है 5% पर, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे, और उसके बाद 1/4 भाग निवेश करता है 10% पर, ओके मेरे प्यारे बच्चे। और जो शेष भाग है, और जो शेष पार्ट है, जो शेष भाग है, शेष को निवेश करता है 8% पर। बात को समझिएगा, पहले तो हम ये देखते हैं कि टोटल निवेश में जो बेनिफिट मिलेगा वो टोटल कितना परसेंट होगा। तो मैंने कहा सबसे पहले तो रेशियो पता होना चाहिए, यहाँ रेशियो नहीं पता है। मैंने कहा एक ऐसा नंबर बताओ जो 2 और 4 से कट जाए। मैंने कहा 4 का आधा पार्ट कितना होता है 2, 4 का 1/4 कितना होता है बेटा 1, और टोटल 4 बनाना है तो रिमेनिंग भी कितना बचा 1। अब देखिएगा अभी तक के सवाल में आपके 2 पार्ट थे, लेकिन इस सवाल में कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। तो बेटा वही प्रोसीजर है, 5 दूनी कितना हो गया 10, प्लस 10 से कम कितना हो गया 10, और 8 से कम कितना हो गया 8, डिवाइडेड बाय कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे 4। क्यों, 2 1 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो बेटा ऊपर आया 28 और बटे में कितना आ गया बेटा 4। तो मैं कह सकता हूँ 7% जो है वो कहीं ना कहीं आपका ईयरली बेनिफिट्स है। ईयरली बेनिफिट कितना है बेटा आपका 7%। अच्छा इन्होंने 2 साल का बेनिफिट कितना दिया है 2800। अगर ईयरली बेनिफिट आपका निकाला जाए तो वो 1400 होगा, मतलब 2 साल में आपका प्रॉफिट अगर 2800 है तो 1 साल का प्रॉफिट कितना होगा 1400। तो 1% बराबर कितने के हो जाएगा 20 के, और 100% बराबर कितने के हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 2000 के। कितने के हो जाएगा 2000 के। समथिंग इज गोज रॉन्ग, हाँ एक जीरो कम कर दिया मैंने तो 20,000 के होगा। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा सी ऑप्शन। बात को समझ पा रहे हैं, बात को समझ पा रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हमें पूरे क्वेश्चंस निपटा दें। चलिए मैं बात करता हूँ आपके अगले क्वेश्चन पे। देखिए कितना भयानक क्वेश्चन है, अब गौर से देखिएगा। कहता है रामू अपनी आय का 72% जो है ना व्यय करता है। कहता है उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाती है और उसके व्यय में 5% की वृद्धि हो जाती है। रामू पहले वाई रुपए की बचत करता था और उसके बाद अब बाद में x रुपए की बचत करता है। और अगर यहां पे देखा जाए तो इन्होंने x माइनस वाई बोल रहा है। क्या बोला है x माइनस वाई। x माइनस वाई का मतलब है कि पहले और अब में कितना चेंजमेंट हुआ, एक तरीके से वृद्धि प्रतिशत। बात को समझना, क्या पूछा है वृद्धि प्रतिशत। ये में हो सकता है कमी भी हो, तो डिफरेंस का मतलब होता है कि कमी या वृद्धि, ये पूछा गया है। तो गौर से देखिएगा, इसी सवाल को हम अपने ही फॉर्मेट से कैसे लगाएंगे। गौर से देखिएगा, मैंने कहा रामू अपनी आय का 72% व्यय करता है। बेटा जी अगर हम आय की बात करें, आय बेटा तैयार कैसे होती है, आय तैयार कैसे होती है, आय बेटा, और आय में अगर हम व्यय को क्या कर देते हैं घटा देते हैं तो हमें हमारी बचत मिलती है, हमें हमारी बचत मिलती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आय में व्यय को घटा देते हैं तो हमारी बचत मिलती है। हमको बात को समझ पा रहे हैं, बात को समझ पा रहे हैं ना, आगे बढ़े। अच्छा इसको इस प्रारूप में भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, मैंने बोला व्यय
प्लस बचत, व्यय प्लस बचत। आप इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हो बेटा, कह सकते हो ये हमारी इनकम है, आय है, ऐसे भी कर सकते हो। बात तो वही है, बात तो वही है, आप जिस फॉर्मेट में लिखना चाहो, क्योंकि बेटा फ्रीडम है आपको, फ्रीडम है आपको। भैया मैंने कहा आय का बचत, भैया आय अगर 100 है तो बेटा इसमें 72 आप खर्च कर रहे हो, इसका मतलब 28 आप बचत कर रहे हो। अगर मैं इनको रेशियो में चेक करूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं रेशियो में चेक करूं तो 4 से काट देंगे, 4 से काट देंगे तो 18 आएगा, और बेटा 4 से काट देंगे तो 7 आएगा, और यहाँ पे ओवरऑल बेटा काट देंगे तो 25 आएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़े भैया। अब हम आपसे कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, आपकी इनकम, ये जो इनकम है, इनकम में इंक्रीज हो रहा है बेटा कितने का, 12% का। इनकम में इंक्रीज हो रहा है 12% का। जो खर्च है वो इंक्रीज हो रहा है 5% का। कितने का, 5% का। हमसे पूछ रहा है कि जो बचत है वो कितने परसेंट इंक्रीज होगी, तो मैंने बोल दिया n% इंक्रीज होगी। हो सकता है डिक्रीज हो रही हो, हमें नहीं पता ना, हमें तो नहीं पता ना, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ही ऐसा दिया गया है कि हम नहीं पता कर पा रहे हैं। ठीक है, हाँ ये आकलन कर सकते हैं कि x बड़ा है y छोटा है ना, पहले वाला कम होगा बाद वाला बड़ा होगा, तो मुझे नहीं दिमाग लगाना, मैं क्यों दिमाग लगाऊं, मेरा क्वेश्चन खुद ही मुझे बता देगा ना कि कैसे करना है। चलिए भैया जी, मुझे कुछ नहीं करना, 18 का गुणा 5 में करना है 90, प्लस बेटा 7 का गुणा n में करेंगे तो 7n, इनका जो एडिशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25। ठीक है ना, यही तो निकालने का तरीका है, जो कि बराबर आएगा 12 के। तो मैं कह सकता हूँ 90 प्लस 7n इज इक्वल टू 25 का इसमें गुणा करेंगे तो 300 आएगा। कितना आएगा बेटा, 300। तो 7n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 210। 210 तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30। कितना आ जाएगा, 30। दैट इज योर आंसर। हो गया आराम से, हो गया ना आराम से, मतलब आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। लेकिन अगर कहीं आप 100 लेते, फिर 100, फिर उसमें बेटा जो डाटा आता उसका 12% निकालते, वह जो आपका 72 आता 72 का 5% निकालते, फिर घटाते, तो वो लंबा हो जाता थोड़ा सा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे है, इस सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक आदमी अपनी मासिक आय का 30% बचत करता है। वेरी गुड। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो आय है वो आय कैसे मिलती है, ये बेटा मिलता है हमारा खर्च में, हम अपनी बचत को जोड़ देते हैं तो हमको ये इनकम मिल जाती है। ठीक है बेटा, ओके। अच्छा ये लगे हाथ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 30% बचत करता है, मतलब अगर 100 हमारी इनकम है, 30 हमारी बचत होगी, 70 होगा। अगर मैं इसका रेशियो पूछना चाहूं तो मैं कहूंगा 7:3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। बात करते हैं और आगे, बात करते हैं और आगे। इन्होंने कहा मासिक आय 10% बढ़ती है, मतलब इसमें जो है ना, आय में जो है ना 10% की वृद्धि होती है। ओके बेटा, कहता पिछली बचत 20% अधिक हो जाती है, 20% अधिक बचत करता, मतलब यहाँ पे 20% की इंक्रीजमेंट हो गई। उसके व्यय में जो वृद्धि हुई है, मतलब जो व्यय है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बढ़ा होगा, तो मैंने मान लिया n%, मैंने मान लिया n%। सेम सवाल हो गया, सेम सवाल हो गया ना, सेम सवाल हो गया। आपको करना क्या है, n का गुणा 7 में करना है 7n, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, टोटल बेटा कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 10, क्योंकि 10% टोटल है। तो 7n इज प्लस 60 इज इक्वल टू आएगा ये, तो 7n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 40 आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू कितना होगा, n इज इक्वल टू होगा 40/n, 40/n। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 5 जा, 5 से कोई स्टार्ट है मतलब पहला ऑप्शन, 5 से कोई भी स्टार्ट है यानी कि पहला ऑप्शन। बात खत्म, बात खत्म। आपने नोट डाउन किया कि आपके 5 6 7 सवाल जो है ना लगातार एक ही तरीके से लगे और हर फॉर्मेट अलग अलग था, जबकि ठीक है ना बेटा। बात करते हैं आपके इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या है बेटा, गौर से देखिए। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांकों को 50% लाना जरूरी है, मतलब अगर परीक्षा में आप पास होना चाहते हो तो ओवरऑल 50% लेकर आओ। ठीक है, कहता है परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र हैं, एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले में 40%। देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो स्टूडेंट फर्स्ट है उसके लिए पेपर है 200 का और उसमें प्राप्त किया उसने 40। ओके, जो सेकंड स्टूडेंट है, जो सेकंड स्टूडेंट है उसका पेपर है 150 का और उसने कितना प्राप्त किया नहीं पता, मैंने मान लिया n%। ठीक है, ओवरऑल पास होने के लिए चाहिए 50%, मतलब ओवरऑल 50% आना चाहिए। चलिए लेट मी चेक, देखते हैं कैसे होगा। अगर हम यहाँ रेशियो की बात करें मेरे प्यारे बच्चे, तो ये बेटा 4 टाइम जाएगा और ये 3 टाइम जाएगा अगर 50 से काटा जाए तो। बस सिंपल, सवाल खत्म। कैसे, 4 का गुणा 40 में करेंगे 160, प्लस यहाँ 3 का गुणा n में करेंगे 3n, और अपॉन में कितना आ जाएगा टोटल, 4 3 7, जो कि बराबर किसके होगा बेटा, 50 के। तो मैं कह सकता हूँ 160 प्लस 3n
ये इधर हो जाएगा 350। 3n इज इक्वल टू कितना होगा, घटाते हैं यहाँ पे, जब इधर घटाएंगे तो ये हो जाएगा पहले तो 200, ये हो जाएगा 0, 15 में से 6 चला जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 में से 1 गया 190। ठीक है, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 190 बटे में कितना बेटा 3, 3 से इसको काट देंगे, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 यानी कि 6 बार में गया, बचेगा एक, 3 से गया 3 बार में, 3 से गया 3 बार में। ठीक है, अच्छा बेटा 18 हो गया, 3 हो गया, बचेगा 3, तो 63.3%, 63.3%। बेटा 63 के नियर अबाउट कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चे, डी ऑप्शन, तो हम कह सकते हैं डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात को समझ पा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन एक बात और बता दूं, यदि आप फॉर्मेट को पकड़ लोगे तो सवाल में मैं विश्वास दिलाता हूं कभी आपको समस्या नहीं होगी। फॉर्मेट पकड़ने के ऊपर है, बस फॉर्मेट पकड़ के चलिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन ना टाइप वाइज लगाए हैं, टाइप वाइज इसलिए लगाए हैं ताकि आपको समस्या ना हो। चलिए जी आगे बढ़े, वेरी नाइस। इस क्वेश्चन को बताने से पहले इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है, वो भी कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आपको बहुत सारे सवाल बेटा क्या होंगे, आपको क्रम से परिवर्तन नजर आएगा, क्रम से परिवर्तन, ठीक है ना, क्रम से परिवर्तन नजर आएगा। अगर आपको क्रम से परिवर्तन नजर आए, यानी क्रमिक चेंजमेंट नजर आए, सक्सेसिव चेंजमेंट नजर आए, तो बेटा याद रखिएगा ऐसे परसेंटेज, मान लीजिए x% है, ये y% है, इनको जोड़ने का एक बड़ा सिंपल तरीका होगा, वो होगा x% प्लस y% प्लस इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे बटे में कितना आ जाएगा 100। इससे बेटा हम इन परसेंटेज को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, इससे इस परसेंटेज को हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। बात को समझ पा रहे हैं, बहुत आराम से बता रहा हूं, एक बात को समझ लीजिए। दूसरा, क्रम से यानी चेंजमेंट, मतलब ये एक नंबर है, इस नंबर में कोई चेंजमेंट किया और चेंजमेंट करने के बाद फिर अगला चेंजमेंट किया, सपोज यहाँ पे x% का चेंजमेंट किया, फिर यहाँ पे y% का चेंजमेंट किया, मैंने टोटल एवरेज चेंजमेंट बोला, तो देखो कॉन्टिन्यूसली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब पहले x% बढ़ाएंगे तो ये डाटा आएगा, अब इस डाटा में y% बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो नेक्स्ट डाटा आएगा, तो कॉन्टिन्यूसली है ना, क्रम में है ना। तो हर जगह जहाँ ये चीजें क्रम में लगी हों मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे x प्लस वाई प्लस XY बटे 100 का यूज करिए। दूसरा बेटा एक और चीज बता देता हूँ आपको, एक चीज और बता रहा हूं आपको, वो भी समझ लीजिए। अगर ये मल्टीपल में मिल जाए, प्रोडक्ट में मिल जाए, जहां पे आपको लगे कि जो फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई सेकंड टर्म में हो रहा है और इसका रिजल्ट ऐसा कुछ आ रहा है, तो याद रखना अगर ऐसे कुछ है, दो डाटा है जिनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, वहां पर भी x प्लस वाई प्लस XY/100 से हम लोग डायरेक्ट सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बात को समझ पा रहे हैं, मतलब इस फंडामेंटल से हम ढेर सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 22वां देखिए मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 22वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 22वां बहुत गजब का होने वाला है। कहता भुवन अपने वेतन में पहले 16% कमी की गई और फिर बाद में 25% बढ़ा गया। अब देख रहे हो आप कि पहले 16% कम किया गया और फिर उसके बाद 25% बढ़ा दिया गया, तो कॉन्टिन्यूसली चीजें हैं ना, और कॉन्टिन्यूसली चीजें हैं तो आपको क्या करना है, 16% कमी यानी -16, 25% बढ़ी यानी प्लस का 25। अब हो गया ना मेरे प्यारे बच्चे। उनके वेतन में हुए शुद्ध प्रतिशत, बेटा इन दोनों का गुणा माइनस का 400 बटे में कितना मेरे प्यारे बच्चे 100 हो गया ना। 00 से 00 काट दिया, माइनस वाले टर्म को एक साथ रखा तो माइनस का 20 प्लस का 25। अगर इनको सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे प्लस का 5 आएगा, प्लस का 5 ये बता रहा है कि वृद्धि होगी, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, राइट आंसर। बात को समझ पा रहे हैं। बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए आपका अगला क्वेश्चन कितना खूबसूरत होने वाला है। कहता है कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक का 10% बढ़ गया, तत्पश्चात मई से जून तक 20% बढ़ गया, फिर जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया। अप्रैल से जुलाई तक के मुनाफे में प्रतिशत बढ़ोतरी बताएं। आप में से बहुत सारे बच्चों के सामने कंफ्यूजन आ गई होगी कि सर पहले 10% बढ़ रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद 20% घट रहा है, ठीक है, और उसके बाद सर फिर 50% बढ़ रहा है, बिल्कुल सही है। ओके, तो सर आपने जो बताया उसमें तो x और y दो ही टर्म थे, लेकिन यहाँ तो 3 टर्म दे दिए गए, अब इसको कैसे करना है। तो आपको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चे, आपको कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है कि आपको पहले 2 टर्म को मिलाकर एक टर्म बना लीजिए। इनको मिलाएंगे तो प्लस का 10 माइनस का 20
और बेटा ये माइनस का 200 और बटे में कितना आ गया 100। इसको करते हैं सॉल्व। भैया 00 से 00, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे। तो ये आ गया प्लस का 10 और माइनस का 22, और ये बता रहा है आपको कि माइनस का 12% कम हो रहा है। मतलब इन दोनों को मिलाने पर माइनस का 12% हो रहा है। लेकिन हमें तो ये दो नहीं चाहिए ना, हमें तीसरा भी चाहिए। तो तीसरा इसके बाद क्या था, 50% काम हो रहा है, 50% हो रहा है, वो भी बेटा पॉजिटिव। तो फिर से इनको जोड़ते हैं। तो माइनस का 12, जोड़ने का तरीका वही एक्स प्लस वाई वाला, माइनस का 12 प्लस का 50, अब इन दोनों का गुणा होगा माइनस का 600, माइनस का 600 और बटे में कितना बेटा 100। भैया 00 से 00 काट देंगे, माइनस का 6 और माइनस का 12 मिलकर माइनस का 18, प्लस बेटा कितना होगा 50। इनको सॉल्व करेंगे तो प्लस का 32 आएगा। देखो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट मिल गया प्लस का 32। तो रिजल्ट कितना हो गया, सी ऑप्शन। बात को समझ पा रहे हैं। अच्छा, आप इससे नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पे एक मेथड और होता है, उसे बोलते हैं रेशियो मेथड। क्या बोलते हैं बेटा, रेशियो मेथड। उस रेशियो मेथड में क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इनकी रिलेशन वैल्यू, इनकी रैशनल वैल्यू लेते हैं। जैसे 10% का मतलब होता है 1/10, और बढ़ रहा है तो 10 से कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे 11, है ना बेटा। दूसरा 20% गिर रहा है, मतलब 1/5, मतलब 5 में 1 गिरेगा तो कितना हो जाएगा 4। उसके बाद 50% बढ़ रहा है, 50% का मतलब होता है 1/2, यानी 2 में 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 3। मेरे प्यारे बच्चों, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा, 132 आएगा। तो मुझे पता चल रहा है 100 से 132 होने का मतलब है 32% की बढ़ोतरी। आप में से कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे सर कि ये तरीका ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही है बेटा, याद रखिएगा सवाल के आंकड़ों पर निर्धारित होता है कि तरीका कौन सा अच्छा है। तो मुझे ये समझ में आ चुका है, दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, दोनों में से आपको अब कहते तो सर यही तरीका बताओ, इससे ज़्यादा बेटर है। बेटा मैं इसलिए उसको रोका हुआ हूँ क्योंकि जब कभी बेटा यहाँ पे 35% 45% आएगा तो ये फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। कैसे, जब हम 35% का डाटा लेंगे, 35% के लिए मेरे प्यारे बच्चे 7/20 होगा, तो एक तरफ 20 होगा, और अगर बढ़ेगा तो 27 होगा, और घटेगा तो 13 होगा। तो 27 का मल्टीप्लाई अदर किसी संख्या में करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। इसी वजह से मैं इसको थोड़ा सा मैंने ड्रॉप आउट कर रखा है। तो मुझे लग रहा है कि इससे आसानी से लग रहा है, तो यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। बाकी क्लास में तो आपको पूरा डिस्क्राइब किया ही जाएगा। अगले प्रश्न पर आए। एक बाइक का मूल्य जो है ना वो 10% क्या कर रहा है बेटा, बढ़ जाता है, और उसके बाद फिर से बेटा 8% बेटा क्या हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। कहता है बाइक के मूल्य में होने वाली जो निवल प्रतिशत वृद्धि है वो बताइए। तो पहला तरीका तो ये कॉन्टिन्यूसली चीजें हो रही हैं, इसका मतलब प्लस का 10 और उसके बाद प्लस का 8, ठीक है ना, इन दोनों का गुणा होगा तो 80 और बटे में कितना हो जाएगा 100, है ना मेरे प्यारे बच्चे। तो हम कहेंगे बेटा 0 से 0 काट दीजिए, और 8 और 10 18 प्लस 0.8, रिजल्ट हो गया 18.8, 18.8। अब इसी को रेशियो मेथड से लगाते हैं, इसी को रेशियो मेथड से भी लगा लेते हैं। रेशियो मेथड क्या कह रहा है, 10% बढ़ रहा है, मतलब बेटा 10% का मतलब होता है 1/10 पर 10 भाग, मतलब बेटा 10 से बढ़कर वो 11 हो जाएगा, बढ़ रहा है ना तो 11। 8%, 8%। अब जब मैं 8% की बात करूंगा तो बेटा मेरे वो हो जाएगा 2/25, चूंकि बढ़ रहा है तो प्लस हो जाएगा, मतलब 25 से बढ़कर कितना हो गया 27 हो गया, 27 हो गया। अब करते हैं इनका प्रोडक्ट, इनका जैसे हम प्रोडक्ट करेंगे 25 का गुणा 10 में किया 250, है ना, 27 का गुणा 11 में करेंगे तो 297। ओके ना मेरे प्यारे बच्चों। बढ़ोतरी कितने की हो रही है, चेक करिए बेटा, चेक करेंगे बढ़ोतरी कितने की हो रही है। तो मैंने देखा कि यार बढ़ोतरी जो हो रही है वो हो रही है 7 में से 0 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 47 की बढ़ोतरी हो रही है। 250 पर निकालेंगे और परसेंटेज के लिए क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो मैंने 25 से इसको काट दिया डायरेक्ट 4 बार में, 4 सत्ते 28 का 8, और 4 चौको 16, और 8 कितना हुआ 18, चूंकि नीचे 0 बचा हुआ है वहीं दशमलव लग जाएगा, तो रिजल्ट कितना होगा 18.8। आपने नोटिस किया कि यहाँ थोड़ी सी गुणा भाग करनी पड़ी, देखते ना, मतलब पिछले सवाल में हमको रेशियो मेथड आसान लग रहा था, जबकि इस सवाल में ये मेथड आसान लग रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ ना बेटा, दिए गए आंकड़े आपको निर्धारित करवाएंगे कि कौन सा तरीका लगाने आपके लिए बेस्ट है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक आदमी के दैनिक कार्य घंटों में कहता है 35% की वृद्धि होती है, और कहता है उसके प्रति घंटे की जो मजदूरी है वो 25% की कमी कर दी गई। तो कहता है दैनिक आय। बेटा एक बात बताइए, अब आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा सर जी कोई क्रम तो बन नहीं रहा है, क्रम तो बन नहीं रहा है। तो बेटा ये हमेशा याद रख लेना कि जो मजदूरी है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करता है आपकी द्वारा दिए गए काम। बेटा देखो, अगर हम ये कह सकते हैं
प्रति घंटे, मैं आपको समझा रहा हूं, प्रति घंटे मजदूरी इनटू समय बराबर कुल मजदूरी। कुल मजदूरी बोलो यस एंड नो, बोलो यस एंड नो। हम कह रहे हैं मैं आपको 1 घंटे के लिए 100 रुपए दूंगा, अगर आप 8 घंटे काम करोगे तो आप 800 रुपए कमाओगे, 7 घंटे काम करोगे तो 700 रुपए कमाओगे। तो ये वही चीज है। तो यहां पर दो चीजों का मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। और मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब है, मल्टीप्लाई हो रहा है इसका मतलब है कि हम x प्लस वाई वाला फंडामेंटल यूज कर सकते हैं। तो हमने तुरंत क्या किया, 35% बढ़ रहा है तो 35 की वृद्धि कर दी, 25% घट रहा है मतलब माइनस का 25%। इन दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा। 25 पंचे 125 का 5 हासिल 12, 25 तिहाई 75 और 12, 75 और 12 हो जाता है 87। बटे में कितना आने वाला है मेरे प्यारे बच्चे? 100। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे, इसको सॉल्व करते हैं। प्लस का 35 और माइनस, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 33.75। इनको जब मैं घटाऊंगा तो मुझे पॉजिटिव का 1.25 मिलेगा। देखो कहीं ना कहीं है ऑप्शन में, तो मैं कह सकता हूं वृद्धि हो गई 1.25 की। हो गई कि नहीं हो गई? है ना। अब इसी को अगर आप रेशियो मेथड पे लगाओगे तो 35% बढ़ने का मतलब, देखो भैया 35% बढ़ने का मतलब होता है 7/20। 5 से काट दीजिए ना, 7/20। ओके। और 25% कमी का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे 1/4। तो समझिएगा 20 से बढ़कर हुआ 27 और यहाँ पे 4 से घटकर हुआ 3। तो मैंने टोटल कहा यहाँ पे 20 चौको 80 और यहाँ पे मैंने टोटल कहा 27 तिहाई 181। 27 तिहाई 81। तो कितने की बढ़ोतरी है? 1 बटे में कितना बेटा? 80। परसेंटेज के लिए कितना बेटा? 100। मैंने 20 से काट दिया, 5 बार में गया, 4 बार में गया, तो रिजल्ट आ गया 5/4। इसी को सॉल्व करेंगे तो 1.25। तो रिजल्ट कितना आ गया? तो अब आपने नोटिस किया यहाँ पे, कह दो सर जी यहाँ पे सवाल कुछ बराबर बराबर का हिसाब किताब था क्या? आप इस तरीके से लगाओ चाहे इस तरीके से लगाओ, दोनों ही तरीके से हमारा आसान बन रहा है। तो मेथड दोनों सेम है, बस आपको समझने की फेर है। बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले साल 11% बढ़ता है, दूसरे साल बेटा क्या होता है? 11% घटता है, तो हम ये कह रहे हैं कि आरंभिक वेतन के सापेक्ष तीसरे साल के वेतन में होने वाले, देखो बेटा कॉन्टिन्यूसली वृद्धि, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, लगातार हो रहा है, मतलब अपने तरीके का यूज कर सकते हैं। कैसे? प्लस का 11 माइनस का 11, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 121 और बटे में कितना बेटा? 100। मेरे प्यारे बच्चे ये तो खत्म हो गया, तो ये आया माइनस का 1.25। देखो कितनी जल्दी हो गया, कितनी जल्दी हो गया, 1.21। तो कितनी जल्दी हो गया, तो मैं कह सकता हूं ये ऑप्शन आराम से। अब इसी को चाहो तो आप बेटा रेशियो में करो। जब रेशियो में करोगे तो थोड़ा परेशान होना पड़ेगा। 100 से कितना होगा? 111, क्योंकि 11% का मतलब होता है 11/100। अच्छा फिर घटाना है तो ये 100 से कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे? तो ये होगा 89। 100 से कितना हो जाएगा? 89। अब हमें क्या करना है बेटा? यहाँ पे तुरंत हम बेटा इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 होगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में ही टाइम लग जाएगा, मल्टीप्लाई करने में ही टाइम लग जाएगा। तो कैसे? मैंने बोला कि अगर हम 89 का मल्टीप्लाई एक बार में करेंगे तो 9 आएगा और 8 हासिल हो जाएगा, फिर एक बार करेंगे और 8 हासिल हो जाएगा तो 97 का 7 आएगा, 9 हासिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 हासिल हो जाएगा। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो अब जब 9 हासिल हो जाएगा तो इसमें जोड़ेंगे तो ये 98 हो जाएगा। तो आने वाली कमी कितनी मेरे प्यारे बच्चे? तो जो आने वाली कमी है वो है 1, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1, आने वाली कमी है 121, बटे में कितना होगा? 10,000, मल्टीप्लाई बाय कितना होगा? 100। तो कॉमन सेंस लगाइए, क्या कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी झिझक नहीं होगी आपको? यहाँ होगी ना। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके आंकड़े निर्धारित करेंगे कि सवाल को कैसे सॉल्व करना है। तो मैं बढ़ जाता हूं मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा सा आगे। 27 नंबर सवाल क्या है? 27 नंबर सवाल कहता है एक आयत की भुजाओं के मापन के दौरान हुई त्रुटि वश उसका मापन 10% से 8% अधिक हो जाता। वेरी नाइस भैया जी, बेटा जी, दादाजी, देखो जरा इसको क्या है भाई? क्षेत्रफल, एरिया। आप कभी भी एरिया निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, एरिया निकालेंगे तो आपको लेंथ इंटू ब्रेथ करना पड़ेगा, यानी दो चीजों का प्रोडक्ट, यानी दो चीजों का गुणा, यानी पहले और दूसरे का गुणा। और आप कह रहे हो मापन में त्रुटि हुई। त्रुटि क्या हुई? इसको आपने 10% एक्स्ट्रा माप दिया और इसको बेटा आपने 8% एक्स्ट्रा माप दिया, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? मैंने आपसे बोला था ऐसे क्वेश्चनों को में भी क्या लग जाता है? x प्लस वाई लग जाता। तो प्लस का 10 प्लस का 8
दोनों का गुणा करेंगे 80 और बटे में कितना होगा बेटा 100। कितना हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं, बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है ना, 80 बटे में 100। भाई मैंने तुरंत 0 से 0 काट दिया, 10 और 8 18 और 0.8 और, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 18.8, तो रिजल्ट हो जाएगा 18.8। सिंपल है। अब चाहो तो आप इसे रेशियो में भी लगा लो, मैं नहीं लगाऊंगा इसको रेशियो में, आप लगाते रहिएगा, मैंने टेक्निक बता दी। कहता है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दी जाती है क्षेत्रफल। बेटा जब वर्ग की बात आएगी और उसमें क्षेत्रफल की बात करेंगे तो वो बेटा रिजल्ट होता है भुजा इंटू भुजा, रिजल्ट होता है भुजा इंटू भुजा। मैंने फिर से देखा कि यार ऐसा है, भुजा अगर 50% बढ़ रहा है तो 50% यहाँ पे भी बढ़ रहा होगा और 50% यहाँ पे भी बढ़ रहा होगा, मतलब दो डाटा में एक साथ 50% की बढ़ोतरी। तो किससे लगा सकते हैं, x प्लस वाई से, यानी कि प्लस का 50 दोनों का गुणा करेंगे तो बेटा 2500 बटे में कितना होगा 100। भैया 00 से 00 कैंसिल, 50 50 100 और 25 कितना हो गया 125। दैट इज योर रिजल्ट। कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा, यानी डी ऑप्शन। हो रहा है कि नहीं हो रहा है आसानी से? मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, हर क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, जबकि स्टेज 2 का प्रश्न है। देखो कितना स्मूथली हो गया, कितने बहुत ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आराम से, बस इसको समझिए, जानिए, करिए तो मजा आएगा। चलिए जी और आगे बढ़ते हैं, चलिए जी और आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़े। कहता है किसी बेलन की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाता है, ऊंचाई 40% कम कर दी जाती है, तो कहता है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बेटा सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। थोड़ी देर के लिए समझिएगा, मैं आपको एक जुगाड़ भी बताऊंगा, समझ के चलिएगा, मजा आएगा तुमको। कुछ लोग कहेंगे ना भैया मुझे तो फॉर्मूला आता नहीं है, तो मैं कहूंगा कि यार देखो ऐसा है, आप कर रहे हो तैयारी, फॉर्मूला आपको आना चाहिए, लेकिन आप फिर भी कह रहे हो कि नहीं हमको आता, अब हम करेंगे, बताओ। तो उसके लिए मैं जुगाड़ बता दूंगा आपको। देखिए कैसे। सबसे पहली चीज तो ये कि जब भी आपको एरिया की बात आए तो याद रख लेना 2 लोगों का मल्टीप्लाई होगा। किन का मल्टीप्लाई होगा? 2 लोगों का। तो मैंने कहा रेडियस और ऊंचाई का मल्टीप्लाई, बात खत्म, सीधे सीधे एक्स प्लस वाई लगा दिया, बात खत्म। अब समझने वाला मुद्दा है, तो गौर से देखिए बेटा, ये होता है आपका 2 पाई आर एच में बेटा 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। परसेंटेज निकालते समय कांस्टेंट वैल्यू मैटर नहीं करती, तो बेटा हम 2 और पाई को इग्नोर कर सकते हैं। अब क्या पता चला, आर और एच, मतलब आर और एच का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन मतलब एक्स प्लस वाई से लगा सकते हैं, यानी कि त्रिज्या बढ़ेगी 10%, ऊंचाई बेटा 40% घटेगी, दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस का 400 बटे में कितना आ जाएगा 100। 00 से 00, प्लस का 10 माइनस का 44, रिजल्ट विल बी माइनस का 34। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो सरफेस एरिया है वो 34% कम हो गया, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो गया। डी ऑप्शन आपका क्या हो गया? सही हो गया। बहुत आराम से पकड़िएगा, क्योंकि जितना इत्मीनान से आप सवाल को करोगे उतना ही मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं जिनमें बेटा इन क्वेश्चंस को हम बोलते हैं प्रतिलोम परसेंटेज, इनवर्स परसेंटेज का, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। इसके बारे में आप समझेंगे, क्या समझना है मेरे प्यारे बच्चे, इसके बारे में क्या समझना है मेरे प्यारे बच्चे? और बहुत सिंपल सी चीज़ समझनी है, सिंपल सी चीज़ ये समझनी है। अच्छा इसको पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में बेटा आपको बताऊंगा इसमें करना क्या होता है। ठीक है बेटा, एक्चुअली में क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कोई डाटा ए है, ए से बी तक जाना है, तो मान लीजिए हम R% की वृद्धि करते हैं, R% की वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि अगर हम ए से बी तक जाते हैं तो R% की वृद्धि करते हैं, बी से वापस ए पर आएंगे तो R% की कमी नहीं होती, कमी नहीं होती, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है, ए में अगर बेटा एक्स वाई का रेशियो है तो नो डाउट है कि बी में वाई से एक्स का रेशियो होगा। यहां पे रेशियो हमेशा उल्टा चलता है, रेशियो हमेशा क्या चलता है? उल्टा चलता है, ये ध्यान रखिएगा, तभी पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है ऐसी चीजें। ठीक है, बात को समझिए। कैसे कह दो सर, क्यों ऐसे कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूं। मान यहां पे मैंने बोला कि पहले ए एक्स था और फिर वो वाई हो गया, लेकिन बी पहले वाई था अब एक्स हो गया। अब इनका प्रोडक्ट कितना होगा? एक्स वाई, और इसका प्रोडक्ट कितना होगा? एक्स वाई। मैं ये कह रहा हूं ना, टोटल अगर अनचेंज चाहिए, टोटल एक जैसा चाहिए, तो बेटा उन दोनों चीजों का एक दूसरे का विपरीत होना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, तो वही कंटेंट आपको यहाँ फॉलो अप करना है। देखिए यहाँ पर है, कहता है श्रमिक का वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है, उसके वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम किया जाए। ठीक है ना बेटा, बेटा याद रखना, देखो याद रखना बेटा, मैं आपसे बोल रहा हूं वेतन, मैंने आपसे बोला वेतन,
मैंने आपसे बोला वेतन। अगर हम वेतन की बात करें तो 25% आप बढ़ा रहे हैं। 25% बढ़ाने का मतलब, देखो बेटा, सबसे पहली चीज तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो मैं कह सकता हूं आपका वेतन जो है वो 4 से कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। 4 से कितना हो जाता है बेटा, 5 हो जाता है। बात को समझना। अब इन्होंने कहा है, कह रहा मूल वेतन को बहाल रखने के लिए, मूल वेतन को बहाल रखने के लिए, अगर हम मूल वेतन की स्थिति की बात करें, मतलब 4 से हम 5 पर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर मुझे वास्तविकता में अपने मूल वेतन पर आना है तो मुझे 1 की कमी करनी पड़ेगी, और वो कमी कितने पर होगी, 5 पर होगी। परसेंटेज के लिए कितना होगा बेटा, 100। काट डालिए, रिजल्ट कितना आ गया बेटा, 20%। रिजल्ट आ गया कितना बेटा, 20%। तो यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मैं फिर से बात करता हूं, मैंने बोला, याद देखो ऐसा है, ये है हमारा प्रारंभिक वेतन, ये है आपका प्रारंभिक वेतन, ये आपका कौन सा वेतन है, ये आपका नया वेतन। तो नए वेतन से प्रारंभिक वेतन पे आना है तो आपको 1 कम करना पड़ेगा ना, और ये जो कमी होगी वो किस पर होगी, 5 पर होगी, तभी तो वो 4 हो पाएगा। 4 पर अगर 1 की कमी करेंगे तो 3 नहीं हो जाएगा। तो हमने कहा 5 पर 1 कमी करी तो अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉर्ट आउट कर लिया। आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है नए बजट में पेट्रोल की कीमत 10% बढ़ा दी गई। देखो बेटा, अब हम बात कर रहे हैं कीमत की, अब हम बात कर रहे हैं कीमत की। जो कीमत है वो 10% बढ़ा दी गई। 10% बढ़ाने का मतलब है कि 10 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 11 कर दी। बात को अच्छे से समझना और इत्मीनान से देखना। चलिए और आगे बढ़े। कहता है मोटर वाहन का एक यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम करे। तो बेटा अब हमसे बात हो रही खपत की, अब हमसे बात हो रही खपत की, बात को समझना, ठीक है। तो ताकि पेट्रोल उसका मूल व्यय क्या रहे बेटा, कोई वृद्धि ना हो, किसी तरीके का कोई चेंजमेंट ना हो। अगर आप चाहते हो कि मूल व्यय में कोई चेंजमेंट ना हो, तो मैंने आपको बोला था ना कि अनचेंज की स्थिति चाहते हो तो रेशियो उल्टा होगा। मतलब यहाँ 11 से कितना होगा, 10 होगा। 11 से कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे, 10 होगा। बात को समझ पा रहे हैं, 11 से कितना होगा, 10। मेरे प्यारे बच्चे कितने की कमी आ रही है, 1 की। आउट ऑफ 11 परसेंटेज के लिए 100। तो बेटा रिजल्ट कितना हो जाएगा बेटा, 100/11। 100/11 तो कह सकते हैं 11 9 या 99, बचेगा 1/11। तो रिजल्ट हो जाएगा बेटा 11 सही 1/11। बात को समझ पा रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल तरीके से ऐसे ही लगाने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर है, कह रहा है एक नई सरकारी नीति में प्याज का मूल्य 35% की वृद्धि कर दी जाती है। एक व्यक्ति प्याज की खपत को कितने % कम करें ताकि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। भैया जी मैंने बोला ना मूल्य, मूल्य यानी कि कीमत। अब कीमत में क्या हुआ है, 35% की वृद्धि हुई है। अच्छा आप सबको पता है ना 35% को हम लोग 7/20 भी लिख सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि 20 से कितना हो गया है, 27 हो गया है, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करना है, 35 के बटे में 100 लगाइए, 5 से दीजिए भाग, ऊपर आएगा 7, नीचे आएगा 20। ओके, ये हो गया मूल। अब हमने कहा अगर आप खर्च वही रखना चाहते हो तो खपत जस्ट व्युत्क्रम होगी, यानी उल्टा होगा। यानी 27 से कितना हो जाएगा बेटा, 20। 27 से कितना हो जाएगा बेटा, 20। अब हम बात करते हैं कि अब क्या करें आगे। कुछ नहीं बेटा, देखो बेटा आने वाली कमी कितनी है बेटा, 7 है। आने वाली कमी 7 है। आउट ऑफ 27 परसेंटेज के लिए कितना मेरे प्यारे बच्चे, 100। तो रिजल्ट हो जाएगा 700/27। 700/27। अब 27 से काटते हैं, 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, ठीक है। आइए जरा मैं आपको अलग से भाग करके बता देता हूँ। कई बार क्या होता है ना कि आप भाग करने में थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हो। तो 27 से काट दिया, 27 दूनी कितना हो गया, 54, ठीक है। यहाँ से बचा 6, यहाँ से बचा 1, ऊपर से उतारेंगे बेटा कितना, 0। कोई आपत्ति यहाँ तक है ना। अब ये 27 से कितनी बार में जाएगा, अब ये 27 से कितनी बार में जाएगा, देखो जरा, ये 27 से जाएगा 6 बार में। 27 से कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। 7 × 42 का 2, और 12 और 2 कितना हो गया, 14। बोलो बात समझ में आई। यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा, मतलब कुल मिला के 18 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि 26 सही 18/27, 18 ही तो आएगा। यहाँ 5 में से 4 चला जाएगा तो 1, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने। 42 का 2 और 6 दूनी 12, 4 16 होगा बेटा, 16 होगा, ठीक है ना बेटा, 16। तो हम ये कह सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा हो गया, 2 ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा नहीं है। तो हम ओवरऑल बोल सकते हैं लगभग 26%। ओवरऑल बोल सकते हैं 26%। क्यों, 25% से ज़्यादा होगा और नियर अबाउट 36%, मतलब जिसके नियर अबाउट हो, जिसके नियर अबाउट हो। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो 26 दशमलव यानी 26 यानी ये कह सकते हो, अगर हम 5 बार करके दिखा देते हैं आपको। मैंने जब 5 बार किया तो जब बड़ा हो रहा है ना आपके लिए, तो ये 5 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 135। जब 135 होगा तो यहाँ 5 आएगा,
ठीक है, यहाँ पे बेटा बचेगा 5, ये 25 आएगा। तो हम रिजल्ट कह सकते हैं 25 सही। अच्छा एक बार और करके देख लेते हैं, पॉइंट हटाते हैं, ठीक है ना, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा। अब ये कितनी बार में जाएगा, ये अप्रोक्सीमेशन में 8 बार या 9 बार जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 8 या 9 बार में जाएगा। 8 या 9 बार में जाएगा तो 25.8 भी होता है तो बेटा ये 26 के नियर अबाउट नहीं है, इसीलिए बेटा हमने 26 आंसर दिया। इसीलिए हमने क्या आंसर दे दिया, 26 आंसर दिया। चलिए मेरे प्यारे बच्चे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा कैसा है। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखेंगे कैसा है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। मैं चाहूँ तो और भयानक सवाल लेकर आ सकता हूँ, लेकिन नहीं भैया, जो आपके पेपर में आए हुए हैं वही पढ़िए ना। तो वही चीज़ें कहते हैं, चावल का मूल्य 25% प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है। खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत कितने प्रतिशत कम की जाए। भैया जी सेम सवाल है, कोई समस्या नहीं है भैया। कोई देखो बेटा, चावल का जो मूल्य है, चावल का जो मूल्य है मेरे प्यारे बच्चे वो 25 से 30 हो गया है, यानी अनुपात वाइज देखा जाए तो 5:6 हो गया है, ठीक है ना। अब आपको खर्च वही करना है तो खपत तो चेंज करनी पड़ेगी ना, और वो होगा उल्टा, वो होगा उल्टा। तो हम कहें कितनी कम हो गई, 1/6% के लिए बेटा कितना 100। रिजल्ट कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3%। कितना रिजल्ट आ जाएगा, 16 सही 2/3%। बात को समझ पा रहे हैं, बात को आई होप सो समझ पा रहे होंगे। बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो गई है, हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि बताएं। अब यहाँ जोश जोश में, यहाँ पर जोश में बेटा उल्टा ना कर देना। इन्होंने खपत में जो चेंजमेंट दी है वही परसेंटेज में पूछी है। तो खपत में होने वाला चेंजमेंट 12 से कितना है मेरे प्यारे बच्चे, 15, यानी होने वाला चेंजमेंट है 3 आउट ऑफ 12% के लिए कितना बेटा 100। मैंने तुरंत 3 से काटा, एक बार में काट दिया, कितनी बार में बेटा 4 बार में, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में, तो रिजल्ट कितना आ गया 25%। अगर इन्होंने हमसे बोला होता कि मूल्य में चेंज करना है आपको, तो फिर बेटा हम इसको उल्टा कर देते, लेकिन इन्होंने बेटा यहाँ पे मूल्य का जिक्र ही नहीं किया, तो हमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। बात करते हैं वेरी गुड, ये पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ सवाल आपके सामने, पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ सवाल। अब बेटा इसको स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा फंडामेंटल बताना चाहूंगा, छोटा सा फंडामेंटल। अब मेरे प्यारे बच्चों समझना बेटा, आगे जो हम सवाल पढ़ने जाएंगे जो पेपर में बहुत ज़्यादा आपको फंसाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं फर्स्ट अपॉन लास्ट से। फर्स्ट अपॉन लास्ट से, फर्स्ट अपॉन लास्ट का मतलब क्या होता है, और ये बेटा हम क्या करते हैं, इस क्रम को फाइनली ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं और लास्ट में बेटा सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं और फिर लास्ट। अब कहोगे सर जी ये क्या मतलब है, बेटा जी इस प्रोसीजर में ये ध्यान रखना है कि प्रारंभिक स्थिति क्या है, प्रारंभिक स्थिति क्या है, ठीक है, और इसमें ध्यान रखना है अंतिम स्थिति क्या है, अंतिम स्थिति क्या है, और इसी को इसी फॉर्मेट में लिखने के बाद सवाल को कर देना है सॉल्व। बस आप एक बार में ही अपना, एक लाइन में ही अपना आंसर निकालेंगे। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, तो एक जब हम आज के बहुत सारे सवाल लगाएंगे ना तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सवाल कैसे करने हैं। बेटा जी मैं चाहता हूं कि आप कम कॉन्सेप्ट पे ढेर सारे सवाल लगाएं, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आपके ढेर सारे सवाल लग सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। आज का ये वाला क्वेश्चन है इस टाइप का। पहला कहता किसी गांव की जनसंख्या 10% वृद्धि हुई। भैया जी कोई गांव है, उस गांव की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई। चलो भैया 10% की वृद्धि कर ली। कहता है 2 वर्ष बाद, मतलब ये वृद्धि 2 बार हुई, मतलब 10% बढ़ा, जो नई जनसंख्या आई उसमें 10% फिर बढ़ा, ठीक है, बढ़ने के बाद एक नई जनसंख्या आई। आगे बोलते हैं, उसके बाद कहता है इस गांव की जनसंख्या 10,000 है तो इसकी वर्तमान जनसंख्या बताएं। भैया जी 2 साल पहले की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 है, ठीक है, ये वाली 10,000 है, तो हमसे कहता है वर्तमान यानी ये वाली जनसंख्या बताएं, ये वाली जनसंख्या बताएं। अब गौर से देखिएगा, मैं इसको लगा तो बहुत सारे तरीके से चलता हूँ, लेकिन मैंने आपने क्या बोला आपको, मैं फर्स्ट अपॉन लास्ट से लगाऊंगा और एक लाइन में लगाऊंगा। तो मैंने क्या किया, मैं पहले परसेंटेज वाला डेटा लेता हूँ। 10% बढ़ा, मतलब 10 से बढ़कर कितना हो गया 11। कैसे बेटा, बेटा जी 1/10 होता है, मतलब 10 पहले था, 1 बढ़कर कितना हो जाएगा 11 बाद में हो जाएगा, इनटू सेम ऐसे यहाँ पर भी होगा, 10 पहले था और बेटा बढ़कर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब भैया दोनों कंडीशन क्लियर है, बराबर। स्टार्टिंग में कितना आ रहा है आपका 10,000 आ रहा है, और बेटा लास्ट में कितना है मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया एल मतलब लास्ट, यानी कि अब पॉपुलेशन क्या होगी। कट करते हैं, 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, 11 का 11 में गुणा करेंगे 121 और इसके पीछे 2 0 लग जाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा ये।
रिजल्ट आ जाएगा ये। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 12,100। कितना हो जाएगा, 12,100। हुआ एक लाइन में कि नहीं हुआ, हुआ एक लाइन में कि नहीं हुआ। तो यही आपको इसी को आगे कैरी ऑन करना, इसी को आगे कैरी ऑन करना। बड़ा मजेदार तरीका है, उससे ढेर सारे सवाल लगेंगे, कोई एक सवाल नहीं लगेगा। याद रखना केवल एक ही चाहिए, फर्स्ट अपॉन लास्ट, पहले क्या था और बाद में क्या हो गया। हर स्टेप में ये चेक करना है कि पहले क्या था और बाद में क्या है, बस ये ध्यान रखिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है एक शहर में 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई। मतलब पहले बेटा 100 रही होगी, तो बेटा बाद में 20 कम हो गई, यानी 80 हो गई। ठीक है, ओके। कहता है शेष जनसंख्या में 5% बेटा महामारी के कारण मारे गए। मतलब जो पॉपुलेशन बाद में बची, अगर वो 100 है तो उसमें 5 कम हो गए। ठीक है, यानी कि 95 बचे। कहता है शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है। तो कहता है युद्ध से पूर्व, कहता है युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी। थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मैं मान लेता हूं ये थी पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन में क्या हुआ, इस पॉपुलेशन में 20% आपके निपट गए, यानी कि खत्म हो लिए। उसके बाद बेटा क्या हो गया, उसके बाद जब युद्ध खत्म हो गया तो 5% जो बचे उसमें 5% निपट लिए, कितना, महामारी से। महामारी के बाद अब इनकी वर्तमान जनसंख्या है वो है 15,200। तो हमसे कह रहा है कि स्टार्टिंग में पॉपुलेशन क्या थी, स्टार्टिंग में पॉपुलेशन क्या थी। थोड़ा ध्यान देना, सवाल खत्म हो चुका है। कैसे खत्म हो चुका है, खत्म ऐसे हो चुका है कि रेशियो में हम बात करेंगे, रेशियो में हम बात करेंगे तो पहले 20% कम हो रहा है। मतलब अच्छा आपको पता ही ना 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 कम हो रहा है। और 5% का मतलब हो गया 1/20, यानी कि एक कम हो रहा है। इसका मतलब पहले 5 में 1 कम होकर 4 हो गया पहली स्थिति में। सेकंड कंडीशन में क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, 20 में 1 कम होकर 19 हो गया। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे, और कोई चेंजमेंट तो हुआ नहीं, बराबर। स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी, यानी स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी नहीं पता मुझको, लेकिन लास्ट में कितनी हो गई है बेटा, 15,200। 15,200। अब मैंने तुरंत ही इसको काटना स्टार्ट किया। 19 से इसको काट दिया तो 19 से गया 8 बार में, 19 से कितनी बार में गया, 8 बार में। और पीछे डबल जीरो तो लगेंगे बेटा। 4 से इसको काट दिया तो ये मेरे प्यारे बच्चे गया 2 बार में, 200 बार में। तो 2 पंचे 10, ये तो हो गया 100। 100 का गुणा इसमें करेंगे तो 20,000 हो जाएगा। तो रिजल्ट कितना आ गया, 20,000। 200 का गुणा 100 में कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 20,000। तो रिजल्ट आ गया 20,000। देखिए भैया हुआ एक लाइन में सवाल क्या नहीं हुआ। आपको हर एक सवाल इसी एक लाइन में करना है ताकि आपको सवाल करते समय बचा सकें आप। चलिए बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही क्वेश्चन लगवाऊंगा, मैं ढेर सारे क्वेश्चन लगवाऊंगा, समझ के चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर की जनसंख्या 10% की वृद्धि होती है, वर्तमान जनसंख्या 1,000 है, कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़कर 13,031 हो गई, सॉरी 1331 हो गई। समझना मेरी बात को, समझना मेरी बात को। बेटा मैंने आपसे बोला कि भैया कोई गांव है, उसकी पॉपुलेशन 10% बढ़ती है, मतलब पहले साल 10% बढ़ेगी, जो नेक्स्ट आएगा उसमें फिर 10% बढ़ेगी। ठीक है ना, ऐसे ही बेटा बढ़ती है, ऐसे बढ़ती है। ठीक है, फिर फाइनल आएगी। मतलब शुरुआत में वो पॉपुलेशन 1,000 थी, लेकिन अंत में वो पॉपुलेशन कितनी हो गई है, 1331 हो गई है। अगर सही मायने में देखा जाए तो ये सवाल का उल्टा पोर्शन है। क्यों, अभी तक हमें टाइम पीरियड दे रहा था, अब टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो अच्छा एक चीज और नोट डाउन करो, एक चीज और मुझे बताओ, और वो ये था कि आपको अगर 1/10 बढ़ रहा है तो यहाँ पे भी 1/10 बढ़ रहा है और आगे भी 1/10 बढ़ रहा होगा। मतलब अगर पहली स्थिति में बात करूं तो वो 10 से कितना हो गया, 11। 10 से हो गया कितना बेटा, 11। अगर ये मुझे पता होता कि 2 साल है तो मैं इसको 2 बार लिख देता, 3 साल होता तो 3 बार, 4 साल होता तो 4 बार, 5 साल होता तो 5 बार, 6 साल होता तो 6 बार। मुझे नहीं पता है, इसी वजह से मैंने इसको टी टाइम लिख दिया, मतलब टी टाइम। ठीक है, फाइनली शुरुआत में कितना था बेटा, 1,000, और यहाँ पे कितना था बेटा, 1331। और बेटा मैं इसे लिख सकता हूं 10/11 की पावर 3, 10/11 की पावर 3। नीचे वाला पोर्शन अगर एक जैसा हो तो बेटा इसकी पावर्स भी बराबर होंगी, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो एक ही कॉन्सेप्ट देखिए आपके सवालों को कितने बेहतरीन ढंग से लगा पा रहा है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38। मैं आपको हर एक क्वेश्चन प्रयास करूंगा एक ही तरीके से बताने की। ठीक है, ये क्वेश्चन है एक परीक्षा में। अब परीक्षा वाला क्वेश्चन क्या अलग तरीके से लगेगा, नहीं, ये फॉर्मेट ही वही है, बस में फॉर्मेट ही पकड़ना है। क्या चीजें कॉन्टिन्यूसली चल रही हैं, क्या ये चीजें लगातार चल रही हैं, और अगर लगातार चल रही हैं तो आप फर्स्ट अपॉन लास्ट से सवाल को खत्म कर सकते हो। आगे है, कहते हैं एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांकों का 90% है। ध्यान दीजिएगा, ये रही सुनीता, सुनीता का प्राप्तांक, ठीक है,
अनीता के प्राप्तांक के 90% के बराबर है, ना ज्यादा ना कम, ना ज्यादा ना कम। अभी तक क्या था, ज्यादा देता था तो बढ़ाते थे, कम देता था तो घटाते थे, लेकिन अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, 90% है तो 90% ही करना। जबकि अनीता का जो प्राप्तांक है अकॉर्डिंग टू विनीता मेरे प्यारे बच्चे 110% है, 110% है, ठीक है। कहता है यदि परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक, परीक्षा में सुनीता ये रही, इसके प्राप्तांक जो है 198 है, तो हमसे कहा है विनीता का प्राप्तांक बताओ। ये हुई कहानी, ये है हमारी कहानी। अब इस कहानी को सॉल्व करते हैं। शुरुआत कहाँ से हो रही है, शुरुआत मेरे प्यारे बच्चे हो रही है विनीता से, विनीता से जाना है अनीता पर, अनीता से जाना है सुनीता पर। तो जब हम विनीता से सुनीता पर जाएंगे तो हम कहेंगे 100 से 110, 100 से 110। चाहो तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी यूज कर सकते हो, फ्रैक्शन वैल्यू होगी बेटा 11/10, 11/10। ना बढ़ाना है ना घटाना है, क्यों, क्योंकि ना बढ़ाने की बात की है ना घटाने की बात की है। तो मैं कह सकता हूं कि सुनीता से अगर अनीता पर जाएंगे तो 10 से कितना हो जाएगा बेटा, 11 हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब होगा 9/10। अब बेटा यहाँ पे क्या है कि अब अनीता से सुनीता तक जाएंगे तो 10 से कितना हो जाएगा, 9। मैं बार बार बोल रहा हूं ना बढ़ाना ना घटाना, क्योंकि बोला है इन्होंने, नहीं बोला है ना, उन्होंने ना बढ़ाने की बात की ना घटाने की बात की है, तो जैसा बोला है वैसे ही करना है। 110 लेना है तो 110 ही करेंगे। चलिए जी, हो गया बेटा। अब चूंकि हमने शुरुआत कहां से की थी, विनीता, तो विनीता के बारे में जानकारी है नहीं, और सुनीता तक जाना है तो 198। 11 से इसको काट देंगे तो 11 से एक बार में, फिर 8 बार में, 9 से इसका काट देंगे 2 बार में, 2 का गुणा 10 × 10 में होगा तो ये 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200। रिजल्ट विल बी ए ऑप्शन, रिजल्ट विल बी ए ऑप्शन। बात समझ पा रहे हैं ना, हुआ ना एक लाइन में। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप सवाल को प्रेम भाव से देख के अच्छे से करोगे तो मेरे प्यारे बच्चे ये आपके लिए बेस्ट है, ये आपके लिए क्या होने वाला है, बेस्ट होने वाला है। बात करता हूं इस क्वेश्चन पे, कहता है हरि के वेतन में घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है। कहता है शेष राशि का 20% वो बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर देता है, शेष राशि का 10% वो अपनी चिकित्सा पे खर्च कर देता है, अंत में उसके पास इतने रुपए शेष बचे, उसकी कुल वेतन बताइए। भाई फिर से बात करता हूं भैया, मैं मान लेता हूं उसका कुछ ना कुछ तो वेतन होगा, उस वेतन में सबसे पहले 15% किराया कम हुआ, 15% किराया कम हो गया। जब किराया कम हुआ तो जो बचा उसमें 20% मेरे प्यारे बच्चे उसकी शिक्षा पे कम हो गया, शिक्षा में खर्च हो गया। खर्च का मतलब माइनस होना, खर्च का मतलब आपकी पॉकेट से गया। आगे कह रहा है उसके बाद शेष राशि का 10% चिकित्सा में, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे 10% आपने चिकित्सा में खर्च कर दिया, चिकित्सा में खर्च किया। अब उसके पास कितने बचे, अब उसके पास फाइनली बचे हैं 42,840, 42,840। कहता स्टार्टिंग में वेतन कितना था मेरे प्यारे बच्चे, क्या लगता नहीं है फर्स्ट अपॉन लास्ट से लगेगा, क्या आपको नहीं लगता ये फर्स्ट अपॉन लास्ट से लगेगा, बिल्कुल आराम से लगेगा, गौर से देखिएगा भैया जी। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/20, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब हम इसको करने जा रहे हैं सॉल्व। जब मैं कह रहा हूँ 20 में बेटा मेरे 3 कम हो जाएगा तो बचेगा बेटा कितना, 17 इंटू, यहाँ 5 में एक खर्च हो जाएगा तो बचेगा कितना बेटा, 4, यहाँ 10 में एक खर्च हो जाएगा बचेगा कितना मेरे प्यारे बच्चे, 9। लेकिन रियलिटी में कितना बच रहा है मेरे प्यारे बच्चे, 42,840, 42,840। और इनकम कितनी होगी, वी डोंट नो, इनकम कितनी है वी डोंट नो, मुझे इनकम निकालनी है, मुझे क्या निकालनी है मेरे प्यारे बच्चे, इनकम निकालनी है। बात को समझ पा रहे हैं, बात को समझ पा रहे हैं। अब मुझे सॉल्व करने के अलावा कुछ नहीं करना। सबसे पहली चीज़ तो मैं इसे सॉर्ट आउट करना चाहूँगा, 10, 8, 18, 9 से कटेगा, 9 से काट देंगे तो 9 से 9 चौको 36, 9 चौको 36 बचेगा 6, 9 सत्ते 63 बचेगा 5, 9 छक्का 54 और ये 0। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हाँ या ना, बहुत आराम से हो गया। उसके बाद बेटा 4 से भी काट देते हैं, 4 से काटा तो 4 एकम 4 बेटा, 4 एकम 4 मेरे प्यारे बच्चे का बचेगा 3, 4 9 यहाँ 36 और ये 0। 17 से काट देंगे, 17 से काट देंगे तो ये 70 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 70 बार में जाएगा। अब 70 का मल्टीप्लाई करना है किसमें, 10, 5, तो 20 पंचे 100 का गुणा करेंगे 10 में तो 1000, 1000 का गुणा इसमें करेंगे तो 70,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70,000। तो बेटा मेरा 70,000 यानी कि डी ऑप्शन आया एक लाइन में कि नहीं आया। डाटा इतना टफ होने के बावजूद भी हमारा प्रश्न आराम से हल हो रहा है, इसका मतलब है आपके इस पैटर्न को यूज करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आए।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आए, गौर से देखिए क्या है। कहता है एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे, शेष खिलौने बेटा में से 25% क्षतिग्रस्त हो गए। यदि अभी इतने खिलौने सही स्थिति में हैं तो बताए खिलौनों का मूल संख्या क्या थी। खिलौनों की मूल संख्या क्या थी मेरे प्यारे बच्चों, खिलौनों की मूल संख्या क्या थी। मैंने क्या बोला, मैंने आपसे कहा मेरे प्यारे बच्चों, अगर भैया जी स्टार्टिंग में कुछ खिलौने थे तो बेटा क्या हुआ, 20% दोषपूर्ण थे, यानी 20% हो गए खराब, बचे जो भी बचे उसमें 25% हो गए क्षतिग्रस्त। क्षतिग्रस्त के बाद जो बचे उनकी संख्या थी 4800। लग गया फर्स्ट अपॉन लास्ट, लग गया फर्स्ट अपॉन लास्ट, क्यों लग गया ना आराम से। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। देखिए कितने प्रेम से लगेगा। 5 में एक लॉस हो गया तो बचा कितना बेटा 4, 4 में फिर एक क्षतिग्रस्त हो गया तो बचा कितना 3। फाइनली स्टार्टिंग में कितने थे वी डोंट नो, मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता, लेकिन लास्ट में कितने बच रहे हैं 4800। बेटा 4 तिहाई 12, चलो भाई 4 से 4 काट दिया, 3 से इसको काट देंगे तो ये जाएगा 1600। 16 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 16 पंचे 80, यानी कि 8000 बेटा आपके पास शुरुआत में खिलौने थे। बात को समझ पा रहे हैं, कितने आराम से और कितने इत्मीनान से मेरे प्यारे बच्चे इस प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है, सॉल्व किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। आप देख रहे हो क्वेश्चन की वैरायटियां में चेंजमेंट हो रहा है लेकिन तरीके में चेंजमेंट नहीं हो रहा, तो यही आपकी गुणवत्ता है। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में इसी तरीके से चीज़ों पे विचार करना सीखोगे, एक ही तरीके से ढेर सारे सवाल लगाना सीख चुके होंगे, तो आपको विचार कम करना पड़ेगा। ए की आय बी की आय से 25% कम है, ए की इनकम बी की इनकम से 25% कम है। 25% देखो कम है तो बेटा कम करना पड़ेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा करना पड़ेगा। जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है, जिसकी आय सी की आय से 40% अधिक है, भैया 40% अधिक हो गया, ठीक है भैया। और कह रहा है, कहता है सी की आय डी की आय से 20% कम है, सी की आय डी की आय से 20% कम है, 20% कम है, 20% क्या है बेटा कम है। कहता है ए की आय सी की आय से कितने परसेंट अधिक है, ए की आय सी की आय से कितने परसेंट अधिक है। भैया जी अगर हम इस सवाल में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें ये थोड़ा बेवकूफ़ी होगी। हमें सी से स्टार्ट करना है, ए तक जाना है, डी का जिक्र है ही नहीं, तो हम स्टार्ट करेंगे सी से। भैया इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चे 2/5, बढ़ाना है। यहाँ पे बेटा 1/4 यानी कि घटाना है। यहाँ सी से स्टार्ट करूंगा, ध्यान देना, सी से स्टार्ट करूंगा तो बेटा 5 में 2 बढ़कर कितना हो जाएगा 7, और फिर 20 से बेटा ए पर आऊंगा तो 4 से बेटा घटकर कितना हो जाएगा 3। फाइनली अगर मैं सी को 100 मान लूं तो 100 के अकॉर्डिंग ए का डाटा निकाल सकता हूं। 4 पंचे 20, 20 से इसको काट देंगे 5 बार में, 7 तिहाई 21 पंचे कितना हो गया 121, 21 पंचे हो गया 105। तो ए की जो वैल्यू आई वो बेटा 105 आई, और 105 साफ साफ बता रहा है कि 5% ज़्यादा है, 5% ज़्यादा, यानी कि ए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब इसमें भी क्या करते हैं कि आप लोग ए बी सी को मानने लगते हैं, 100 माना फलाना माना, ऐसा कुछ नहीं करना बेटा। जब सवाल वन लीनियर है, एक लाइन में है, तो आपको एक लाइन में लगाना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42 कहता है एक चुनाव, अब थोड़ा सा चुनाव के बारे में जान लेते हैं, है ना। जब हम चुनाव के बारे में जान लेंगे तो हम इसके सवाल ज़्यादा अच्छे से लगा पाएंगे। तो चुनाव के बारे में समझिएगा क्या है। जब भी कोई चुनाव लड़ा जाता है तो स्थितियां क्या होती हैं, गौर से समझिएगा। जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप जब देखोगे तो आपके पास कुल मतदाता होंगे। क्या होंगे बेटा, कुल मतदाता, मतलब ऐसे लोग होंगे जो वोट डालने वाले होंगे, जो वोट डालने वाले होंगे। अब आपको पता है उसमें बेटा क्या होता है, कुछ लोग आलसी होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं बेटा आलसी होते हैं, वोट डालने नहीं जाते। तो बेटा हम कह सकते हैं मत का प्रयोग ना करने वाले, ऐसे भी मतदाता होंगे, ठीक है। जब ऐसा कुछ होगा तो जो मत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उनसे हम कहेंगे ऐसा है भैया, हमें आपकी आवश्यकता भी नहीं है। हमें किसकी आवश्यकता है, हमें उसकी आवश्यकता है जो मत का प्रयोग करते हैं, मत का प्रयोग करने वाले, हमें आवश्यकता है मत का प्रयोग करने वालों की, ठीक है ना बेटा। अब क्या होता है, मत का प्रयोग ये तो हो गए वो लोग। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने मत का प्रयोग गलत तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं, गलत तरीके से।
ऐसे मतों को बोलते हैं अवैध मत। ऐसे मतों को बोलते हैं अवैध मत। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? अवैध मत। तो अवैध मतों से भी हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है वैध मतों से। हमें किससे मतलब होता है? वैध मत से। बात को समझिएगा, बात को समझिएगा, बहुत आराम से समझना, बात को समझिएगा। अब यहां से वैध मत तीन पार्टों में डिवाइड हो जाते हैं। पहला, ये वो मत होते हैं जो विनर को मिलते हैं। किसको मिलते हैं? विनर को मिलते हैं। और ये मत होते हैं जो लूजर को मिलते हैं, लूजर को मिलते हैं। और एक होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी अंतर। एक होता है इन दोनों के बीच का अंतर, जहां पे बोला जाता है कि विनर इतने मतों से जीत गया, और उसके बाद बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चे लूजर इतने मतों से हार गया। बात को समझना। जो लास्ट में डाटा दिया जाए या निकाला जाए, देखो बेटा यहां तो फिक्स है कि जिन लोगों ने वोट डाला उनका यूज करना है, यहां पे भी फिक्स है कि वैध मतों का यूज करना है। यहां पर ये 3 आंकड़े हैं, 3 आंकड़ों में से कौन से आंकड़े का प्रयोग करना है ये आपको सवाल खुद बताता है। विनर के वोट देगा तो विनर का यूज करना है, लूजर के वोट देगा तो लूजर का यूज करना है, दोनों के डिफरेंस देगा तो डिफरेंस यूज करना है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। लास्ट मोमेंट पे जो 3 चीजें हैं, 3 में से जो चीज आपको क्वेश्चन दे या पूछे उसी का प्रयोग करिएगा। ठीक है, अब कह दो सर जी सवाल बताओ, तो देखो सवाल इसका ये रहा। पहला सवाल, पहला सवाल देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चे। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल कहता है एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने वोट डाले। मतलब 90% लोग वोट डाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है डाले गए वोटों में 80% वैध हैं, मतलब जो भी वोट पड़े उसमें 80% वैलिड है। इस सवाल को कैसे लगाएंगे? बहुत सिंपल सा फैक्ट है भाई। अब है क्या? टोटल वोटर है। क्या होते हैं बेटा? टोटल। चलिए ये वाले क्वेश्चन में देखिए है क्या कि स्टार्टिंग में कुछ वोटर हैं आपके पास, ठीक है ना। उस वोटर में क्या होने वाला है कि 80% वोट डाले जाएंगे। तो आपको मैंने बता रखा था ना, जो वोट डाले जाते हैं उनका हम यूज करते हैं, ठीक है। उन वोटों में बेटा क्या हुआ है कि आपका जो 80% है वो वैलिड है। तो इसमें जो आपका 80%, सॉरी यहाँ 90 है मेरे प्यारे बच्चों, 90 है। तो यहाँ 80% जो है वो आपके वैलिड वोट है। इन वैलिड वोटों में, इन वैध मतों में 60% किसको प्राप्त हुए? विजेता यानी विनर को। इसमें बेटा 60% जो है विनर को प्राप्त हुआ है, 60% विनर को प्राप्त हुआ है। यदि विजेता यानी जो विनर को प्राप्त हुआ है वो है बेटा 64800, 64800। बात को समझिएगा, बहुत सिंपल कंटेन है, इसमें देखो कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है भाई। अगर हम इसको 1 लीनियर लगाना चाहें तो हम कहते हैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/10, है ना मेरे प्यारे बच्चे। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5, ओके। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चे 3/5। इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि अगर 10 वोटर थे तो उनमें से 9 लोग ने वोट डाला। क्लियर भैया? पहली कंडीशन क्लियर। अब हम आ गए दूसरी कंडीशन पे। भैया 80% वैलिड थे, मतलब इसका मतलब ये है कि 5 लोगों ने वोट डाला तो उसमें 4 वैलिड थे। 4 क्या थे बेटा? वैलिड थे, ओके। मल्टीप्लीकेशन बेटा यहाँ पे 60% विजेता। अब मैं यहाँ पे टारगेट बनाऊंगा कि ये जो दिया गया ये कौन है, तो ये कहोगे आप विजेता है यानी विनर है, तो विनर को टारगेट कहिए। विनर है 60%, मतलब 5 में 3 विनर को मिले। 5 में 3 किसको मिला बेटा? विनर को मिले, जो कि बेटा बराबर होगा। स्टार्टिंग में टोटल वोटर कितने थे नहीं पता, लेकिन जो एंड पॉइंट में बचा, जो एंड पॉइंट में बच रहे हैं वो 64800, 64800। बात को समझते हैं बहुत आराम से, बस कट करना है, सॉल्व करना है, आंसर निकालना है। सबसे पहले 9 से काटिए। 9 से जब काटेंगे 9 सत्ते 63 बचा एक, 9 दूनी 18 और ये 00, 4 तिहाई 12, 12 से इसको काट देंगे तो 600 बार में जाएगा, 600 बार में, ठीक है ना। 2 जीरो तो ये रहेंगे ही रहेंगे भैया। 25 इंटू 6 150, ये 150 हो गया। और मेरे प्यारे बच्चे 10 का एक जीरो और, तो मैं कह सकता हूं मेरे पास 1,50,000 वोट थे, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो हो गया ना सिंपल लाइन में। आपका बड़ा क्वेश्चन भी आपका आराम से सिंपल लैंग्वेज में हो जाने वाला है। भैया अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव के मतदान सूची में 75% वोटों में मतदाताओं ने वोट डाला। मतलब भैया जी टोटल वोटर में 75% ने वोट डाला। चलो भैया और आगे बढ़े। कहता है जिसमें से 2% अमान्य हो गए। अमान्य मतलब ये 2% जो हैं वो अमान्य है, तो नो डाउट है कि जो वैलिड होंगे वो 98% होंगे। वेरी गुड, और आगे बढ़े।
हमने आपसे कहा कि भैया जी एक उम्मीदवार को मिले जो वो मान्य वोट थे उसका मिल गया बेटा कितना, मिल गया 9261। कहता है जो कि 75 थे, ये 75% वोट थे, ये 75% थे। बस हो गया सवाल, क्या हो गया, इसमें कोई समस्या नहीं है। कैसे, हमें 75% मिले, 75 का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे 3/5। यहाँ पे 2 अनवैलिड हो गए तो इनको हटा देंगे, बचे वैलिड कितने बेटा, इसका मतलब होता है 49/50, और आपको पता है इसका मतलब होता है 3/5। समझिएगा, फर्स्ट कंडीशन भैया टोटल वोट 5 में से 3 लोगों ने वोट डाला। ओके, समथिंग इज गोज रॉन्ग, यहाँ 4 होने वाला है, मैंने जल्दी जल्दी में गलत लिख दिया। मतलब 4 में बेटा हम लोगों ने क्या किया, 4 वोटों में केवल 3 वोट डाले गए, 3 वोट डाले गए। अब इनटू, अब क्या हुआ, 50 में 49 वैलिड रहे, यानी 50 में 49 वैलिड रहे, इनटू यहाँ पे 4 में से जीतने वाले को मिला 3 जो कि बराबर है 9261। तो टोटल वोटर कितने होंगे हमें निकालना है, टोटल वोटर कितने होंगे ये हमें निकालना है। बस सॉल्व कर दो, एक लाइन का प्रश्न है, मैंने सॉल्व करने की पूरी कोशिश की। तो मैं सबसे पहले 3 3 जा 9, 9 से कट करता हूँ, 9 1 जा, ओके, ना जाने के बेटा 0, फिर उसके बाद 9 दूनी 18, और फिर 9 9 81, फिर 49 से इसको कट करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा तो 98, 4 बचेगा तो ये 1 बार में जाएगा, और कुछ है नहीं है। भैया जी 4 का गुणा किया, 4 में तो 16, 16 पंचे 80 का 0 हासिल कितना आ जाएगा बेटा 8, 8 का गुणा इसमें होगा तो 8 एकम 8, 8 दूनी कितना बेटा 16, तो रिजल्ट हो जाएगा 16,800 का है ऑप्शन में, यानी डी ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन। बात को समझ पा रहे हैं, बात को समझ पा रहे हैं। देखो कितना वन लीनियर क्वेश्चन है, केवल फैक्ट को समझने की बात है, बाकी काम खत्म। फिर से बात कर रहे हैं, सबसे पहले डाले गए मत, फिर वैलिड वोट, फिर कौन से वोट दिए गए हैं उसको पकड़ना है। अब आते हैं इस सवाल पर, अब आते हैं इस सवाल पर, क्या है क्वेश्चन देखिएगा गौर से। कहता है एक चुनाव में ए को कुल मान्य वोटों का 75% के बराबर वोट मिले, मतलब जो वैलिड वोट थे, जो मान्य वोट थे उसका 75% मिला। कुल वोटों में 15% अमान्य हो गए। 15%, देखो आपको बहुत अच्छे से पता है 15% का मतलब होता है 3/20, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 20 में 3 अमान्य हो गए, मतलब बचे केवल 17। और इनमें क्या हुआ कि 75% किसको मिले हैं बेटा, 75% मिले मेरे प्यारे बच्चे विनर को, ए को मिले हैं। वेट और आगे बढ़ते, कहता है कुल वोटों की संख्या इतनी है, तो कहता है ए के पक्ष में पड़े वोट, ए के पक्ष में पड़े वोट, तो मैं कह सकता हूं 75% का मतलब हो गया 4 में 3 मिले ए को, जिनकी संख्या हमें पता करनी है, और आपने टोटल संख्या बता रखी 56,000, सॉरी 5,60,000, क्या बता रखिए 5,60,000। तो सॉर्ट आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। भाई मैंने तुरंत सॉल्व किया, कैसे भैया, 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है, 4 दूनी 8 होता है, और 8 से इसको काट देंगे तो ये चला जाएगा 7,000 बार में, 7,000 बार में। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 0 तो ये फिक्स हो गया, 17 या 51, और 51 में 7 का गुणा होगा तो 7 एकम 7, 7 पंचे 35, तो रिजल्ट हो जाएगा ये, रिजल्ट हो जाएगा ये, रिजल्ट हो जाएगा बेटा कौन सा, यानी कि बी ऑप्शन। बहुत सिंपल सा फैक्ट है, बहुत सिंपल सा फैक्ट है, बहुत सिंपल तरीके से एक एक लाइन में देखिए क्वेश्चन लग रहा है, एक एक लाइन में क्वेश्चन लग रहा है बेटा, एक एक लाइन में। अगला क्वेश्चन भैया जी, ये थोड़ा सा एलिगेशन मोड का क्वेश्चन है, समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे, एलिगेशन मोड क्या होता है। कुछ क्वेश्चन एलिगेशन मोड के होते हैं, मतलब हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि बेटा एक कंपोनेंट यहाँ पर होगा, ठीक है, वो वृद्धि भी हो सकता है और वो कमी भी हो सकता है, वो कमी भी हो सकता है। याद रहे, वृद्धि होगी तो प्लस के साथ होगी, और कमी होगी तो माइनस के साथ होगी, कमी होगी तो माइनस के साथ होगी, कमी जो होगी माइनस के साथ होगी। सेम बेटा उसी के साथ दूसरा कंपोनेंट भी होगा, उसी के साथ दूसरा कंपोनेंट भी होगा। ये जो दूसरा कंपोनेंट होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये जो दूसरा कंपोनेंट होगा, इसमें भी बेटा क्या होगा, इसमें भी क्या होगा बेटा, वृद्धि होगी या फिर बेटा क्या होगी, कमी होगी। वृद्धि होगी मेरे प्यारे बच्चे या फिर क्या होगी, कमी होगी। अब इन दोनों को मिलाकर टोटल प्रोडक्ट में भी बेटा क्या होगी, वृद्धि होगी, वृद्धि होगी या कमी होगी, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे। और यहाँ पे हम एलिगेशन लगा देंगे, यहाँ पे बेटा हम एलिगेशन लगाने का मतलब होता है इनको आपस में घटाना, इनको आपस में घटाना। तो जो डाटा मेरे पास आएगा वो एक्चुअली में वो उनका रेशियो होगा, किसका, जिन पर वृद्धि या कमी हो रही होगी जिन पर वृद्धि या कमी हो रही होगी।
हाँ, ये चाय मिल जाती है ना तो बेटा एनर्जी आ जाती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें इस फैक्ट पर काम करना है। इस फैक्ट पर एक दो बातें याद रखना। पहला, वृद्धि हो तो पॉजिटिव के साथ और कमी हो तो निगेटिव के साथ, पहली चीज़। ठीक है, हम आ गए अपने सवाल पर। सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों 5% की वृद्धि, 10% की वृद्धि। फिर से बात कर रहा हूँ, 5% की वृद्धि, 10% की वृद्धि। तो मैंने कहा यार यहाँ 5% की वृद्धि, यहाँ पे 10% की वृद्धि। मतलब अगर मैं तुमसे बात करूं तो बेटा पुरुषों में 5%, महिलाओं में 10%। ये तो हो गया। अब मैंने आपसे क्या बोला था बीच में, क्या होगा? दोनों का मिसलेनियस। अच्छा, दोनों का मिसलेनियस मतलब टोटल मिलाकर। तो मैंने कहा यार 10,000 की पॉपुलेशन है, 10,800 हो गई है, और ये 800 में महिला पुरुष दोनों होंगे, तो दोनों में 800 की वृद्धि। लेकिन एक प्रॉब्लम, एलिगेशन नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि ऊपर डाटा परसेंटेज में है, नीचे बेटा आपकी नंबर्स में है। तो दोनों को आप सेम करिए, या तो 800 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, और या फिर बेटा इस 5% और 10% को नंबर्स में कन्वर्ट कीजिए। तो बेटा हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे? हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, 800 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। टोटल कितना है बेटा? 10,000। परसेंटेज के लिए कितना हो गया बेटा? 100। तो इसके 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, मतलब 8%। यानी इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 8%। एलिगेशन लगाएंगे, जैसे एलिगेशन लगाएंगे 10 में से 8 गया 2, और 8 में से बेटा 5 गया 3। मतलब महिलाओं और पुरुषों का अनुपात होगा 2:3। कितना होगा? 2:3। अब जब 2:3 की बात कर ही रहे हो आप, तो 2 और 3 मिलकर तो होता है 5। और सवाल में कितना चिल्ला रहा है? 10,000। कितना चिल्ला रहा है? 10,000। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बराबर कितने के होगा? 2,000। एक बराबर कितने के होगा? 2,000। हमें क्या चाहिए? महिलाएं चाहिए। महिलाएं कितनी थी मेरे प्यारे बच्चे? 3। तो 3 बराबर कितना होगा? 6,000। तो हमारा आंसर होगा 6,000। तो 6,000 हमारी महिलाएं थी। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन। रिजल्ट कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन। अच्छा मेरे बेटा, इसी पैटर्न पे आपका अगला सवाल है। इसी पैटर्न पे आपका अगला सवाल है। इस सवाल को जल्दी से करके देखो, जल्दी से करके देखिए सवाल। कितना खूबसूरत सवाल, सेम वैसा ही सवाल है। आइए देखते हैं जरा कैसे। सबसे पहले बेटा, जो पुरुष हैं वो 8% बढ़ रहे हैं, महिलाएं हैं 12% बढ़ रही। ठीक है, अब हमने कहा दोनों का मिसलेनियस बढ़ाना है। वो बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, वो बढ़ रहे हैं 680। किस में बढ़ेंगे बेटा? 8,000 में। परसेंटेज के लिए कितना होगा बेटा? 100। तो मैंने कहा भाई डबल जीरो से डबल जीरो, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, एक बार मेरा प्यारे बच्चे 4 से काट दो, तो ये जाएगा 2 बार में। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, यानी 17/2। 17/2 यानी कि 8.5। तो यहाँ 8.5 लिख सकते हैं, 8.5 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? बेटा एलिगेशन लगा दीजिए। यहाँ 0.5 आएगा, यहाँ घटाएंगे तो 3.5 आएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 7:1। मतलब 7 और 1 के अनुपात में पॉपुलेशन है। हमें टोटल चाहिए 8, तो यहाँ टोटल 8 बन रहा है। तो 7,000 पुरुष हैं और 1,000 महिलाएं। क्या पूछा गया हमसे? महिलाओं की संख्या। तो रिजल्ट कितना हो गया? 1,000। रिजल्ट कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 1,000। बात करते हैं बेटा आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चे। 47 क्या है? कहता परीक्षा में 80%। देखो भैया, अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है मेरे बच्चे? ओके, यहाँ पे फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। वो क्या है मेरे प्यारे बच्चे? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भैया जी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए जिसमें दोनों का मिसलेनियस मिक्सचर काम आए, ठीक है ना, दोनों जिसमें एक ही जगह पे आपको दोनों का कॉम्बो दिखे, दोनों लोग मिले, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा बेटा क्या कर दीजिएगा? आप वेन डायग्राम से लगाइएगा। वेन डायग्राम में बेटा आप हमेशा ऐसे 2 आर्टिकल बनाइएगा जो एक दूसरे को कट करते हो। मैंने सर्कल यूज किया है, आप कोई और टाइप भी यूज कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चे ये क्या होगा? ये एज एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि पहला सर्कल ए को डिनोट करता है, दूसरा सर्कल बी को डिनोट करता है। तो ये जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा, बहुत आराम से समझिएगा, ये जो पार्ट होगा, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है, ये ए प्लस बी दोनों को डिनोट करेगा। ए प्लस बी दोनों को डिनोट करेगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे? ओके। और अगर ये वाले पार्ट की बात करें, ये है, ठीक है ना, ये जो इतना हिस्सा है, ठीक है, ये हिस्सा जो है ये सिर्फ ए को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा? सिर्फ ए को डिनोट करेगा, ठीक है। सेम इसी टाइप से मेरे प्यारे बच्चे
ये जो वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट है आपका, है ना, ये वाला पार्ट, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका बेटा किसको डिनोट करेगा, सिर्फ बी को डिनोट करेगा, सिर्फ बी को डिनोट करेगा। इससे क्या होगा, अगर आप ये कंडीशन कर पाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको सवाल को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। याद रखना, सबसे पहले दोनों का कॉम्बो फिल किया जाता है, फिर उसके बाद अगर ये पूरा डाटा आप एक बार भर लोगे ना, तो सवाल आपके लिए स्मूथ हो जाएगा। कहोगे सर कैसे, गौर से देखिएगा, सवाल नंबर ये देखिए कितना बेहतरीन ढंग से हो जाएगा सवाल। देखिएगा ये सवाल क्या है, आपसे बोला गया है, कहता है कि फिजिक्स, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो 80% स्टूडेंट, और केमिस्ट्री की बात करें यानी रसायन की बात करें 70% स्टूडेंट उत्तीर्ण है यानी पास है, ठीक है। 15% स्टूडेंट दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है, मतलब फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री में 15% स्टूडेंट फेल है। आई रिपीट इट अगेन, ये फेल है, ये पास है, ये भी पास है, बहुत अच्छे से, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि 325 दोनों विषय में उत्तीर्ण है, यानी कि 325 जो है वो P प्लस सी में पास है, P प्लस सी में पास है। बस जो डाटा इन्होंने दिया और मैंने उसी से आंसर को निकालने की कोशिश की। अभी मैं सवाल को बता नहीं रहा हूं, सवाल अब स्टार्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे कहा यार यहां से स्टार्ट करते हैं, दोनों वाला डाटा, दोनों वाला डाटा फेल का है। किसका बेटा, फेल का, मतलब हर जगह फेल होना चाहिए। यहां पर फेल कितना होगा, 20%, यहां पर कितना फेल होगा, 30%। बात को समझ पा रहे हैं, ये फेल वाली कंडीशन क्लियर है, फेल वाली कंडीशन क्लियर है, नहीं क्लियर है। तुरंत 2 सर्कल बनाए, 2 सर्कल बनाए। चलिए मैं दोनों सर्कल अलग अलग कलर से बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। व्हाइट कलर का जो सर्कल है वो फिजिक्स को डिनोट करेगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, और जो ग्रीन कलर का सर्कल है वो केमिस्ट्री को डिनोट करेगा। ओके, रूल क्या था, रूल था बेटा सबसे पहले किसको भरना है, दोनों में। तो दोनों में कितना फेल थे, 15, तो यहां लगा दिया 15। ओके, अब फिजिक्स में कितने फेल करने थे, 20, तो बेटा 5 और फेल करिए तभी 20 हो पाएंगे। केमिस्ट्री में कितने फेल करने थे, 30%, 15 और फेल कीजिए तब 30% हो जाएंगे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। अगर मैं चेक करूं 15, 15 और 5 टोटल हमारे पास फेल हो गए 35। फेल कितने हो गए, 35। कितने फेल हो गए, 35। बात को समझिएगा, ये पहला सवाल था, इस वजह से मैंने पूरा एक एक स्टेप बताया आपको, ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा 35 जो है ना फेल है, 35 जो है फेल है, तो जो रिमेनिंग बचे होंगे वो 65 होंगे, और 65% ये दोनों में पास होंगे, जो कि बराबर किसके होंगे बेटा, 325 के। किसके बराबर होंगे, 325 के, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना बेटा। अब हम इसे काटेंगे, जैसे काटेंगे तो एक बराबर कितने के होगा, एक बराबर हो जाएगा बेटा 5 बार में जाएगा। एक को 5 बोलोगे, इन्होंने क्या बोला, कहता है कि परीक्षा में भाग लेने वाले वो तो 100% होते हैं, तो एक को अगर हम 5 बोलेंगे तो 100% को हम क्या बोलने वाले हैं, 500। कितना बोलने वाले हैं, 500। तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन। रिजल्ट कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन। आपको पूरा क्राइटेरिया एक एक स्टेप मैंने ओपन करके बताया, तब इतना थोड़ा सा बोर्ड भर गया है। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 48 पर। 48 क्वेश्चन देखिए कैसा है, 48 क्वेश्चन भी ऐसा है, कहता है यदि मोहन के भौतिक विज्ञान में 72% अंक है, रसायन विज्ञान में 68% अंक प्राप्त हुए, तो यह मानते हुए कि दोनों विषयों में भारिताएं यानी वेटेज समान है, तो मोहन को दोनों विषयों में मिलाकर कितने मिलने वाले प्रतिशत अंक कितने हैं। अब आइए जरा समझते जरा यहाँ पे बेटा देखो, फिजिक्स में अगर आप फिजिक्स की बात करोगे तो 72%, बात को समझिएगा। ओके, केमिस्ट्री में बात करोगे तो आपके 68% है, 68% है। ओके, दोनों विषय में भारिताएं समान है, मतलब दोनों विषय में आप लोगों के टोटल है, टोटल पासेज क्लियर है, एक है। कहता मोहन ने दोनों विषयों में मिलाकर मिलने वाले प्रतिशत अंक बताइए। दोनों विषय में जो टोटल परसेंटेज है वो आपको बताना है, दोनों में जो परसेंटेज है टोटल वो आपको बताना है। तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि भैया एक जो है सब्जेक्ट ये रहा और एक सब्जेक्ट आपका ये रहा, बात को समझिएगा, क्लियर है भैया। अच्छा भैया जी, इस सब्जेक्ट में हम 72% फिल करने वाले हैं यानी फिजिक्स में, और इस सब्जेक्ट में 68 भरने वाले हैं और आपसे बोला गया है, बोला गया है दोनों विषयों में भारिताएं वेटेज यानी कि समान है। मतलब भैया जी ओवरऑल, अच्छा यहाँ पे ये मानना है, मुझे पता है कि ओवरऑल होता है हमारा 100%,
ओवरऑल होता है हमारा 100%। तो मेरा प्यारे बच्चे 100% होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि अगर हम यहाँ 72 फिल करेंगे और यहाँ पे 68 फिल करेंगे, बात को समझना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ 72 फिल करेंगे, यहाँ 68 फिल करेंगे, यानी ओवरऑल 130 फिल होगा। कितना फिल हो जाएगा? 130। आई रिपीटेड अगेन, कितना हो जाएगा? 130, क्योंकि इनको जोड़ने पर 130 प्राप्त होता है। लेकिन हमें कितना फिल करना है? हमें 100 फिल करना है टोटल। टोटल कितना फिल करना है? 100। मतलब ये है कि जो 30 है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। ये 30 वो डाटा होता है जो दोनों में कॉमन होता है, इसलिए यहां लगा दिया 30, यहां लगा दिया 30। और अगर हम 30 यहां लगाते हैं तो रिमेनिंग कितना? 42 यहां बचेगा, और यहां पे बेटा कितना बचेगा? 38 यहां बचेगा। ओवरऑल चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, क्या इनका टोटल 100 बन गया? 100 बन गया। अब इन्होंने कहा है दोनों, कह रहा है मोहन को दोनों विषयों में मिलाकर मिलने वाले प्रतिशत अंक, दोनों विषयों में मिलाकर। तो भैया दोनों विषयों में मिलाइए। दोनों विषयों में देखो बेटा, दोनों विषयों में जो 30% है उनका वेटेज समान है, तो 70% तो वही होंगे ना जिनका समान नहीं होगा, यानी कि रिजल्ट क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। रिजल्ट क्या हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन। बात को समझ पा रहे हैं? बात को समझ पा रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चे? तो ये बेटा प्रैक्टिस सेशन का हमारा एंड होता है। ठीक है, ये था परसेंटेज के आए हुए क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर से बिलोंग करते थे। मैंने आपको सिंपल वे में बड़े बड़े क्वेश्चनों को सोल्यूशन करके बताया। पूरा प्रयास ये करिएगा कि जिस तरीके से क्वेश्चन बताए गए हैं उसी क्राइटेरिया में आपको क्वेश्चन करने। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सिर्फ आपको इस वजह से कराए जाते हैं ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि पहले क्वेश्चन कैसे पूछे गए और अब कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? आज की क्लास को हम यहीं लीव करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों को प्यारा सा बाय बाय।